हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोबल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है मिस्टर शैडो और यह भी एक नई कहानी है, लेकिन बहुत से लोग पहले ही सुन चुके हैं। स्टोरी इन्फो। एक कम पढ़ी लिखी और आज्ञाकारी गृहिणी अंतरा को एक दिन उसके अमीर ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता है। बिन माँ बाप की पली बड़ी अंतरा सोचे कि वह कहाँ जाए, उससे पहले उसकी मुलाकात एक ऐसे अनजान आदमी से होती है जो बिना अंतरा के सामने आए उसे उसके सारे हक और उसका बदला दिलाने का वादा करता है। लेकिन इसके बदले में अंतरा को उस आदमी की एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या थी वह शर्त? कौन था वो अनजान आदमी जो अंतरा के लिए इतना सब करने को तैयार था? जानने के लिए पढ़िए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH1 सुनामी। रात के 1 बजे एक ऑरेंज कलर की ऑडी कार मुंबई के बांद्रा वलीसी लिंक से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर 2 जवान लड़कियां बैठी थी। एक गाड़ी चला रही थी तो दूसरी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। अंतरा अब बताएगी भी, ऐसा क्या हो गया जो रात के 12 बजे तुझे घर से बाहर निकाल दिया गया? तन्वी कश्यप, जो गाड़ी चला रही थी, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अंतरा आहूजा से पूछा। अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था और वह बिना अपनी पलकें झपकाए दूर जगमगाती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रोकर सूज गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहती थी, लेकिन तन्वी का सवाल सुनकर उसे आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आ गई। अंतरा के जिंदगी में सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में उसके एक टेस्ट का रिपोर्ट रखा गया था जिसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब ये था कि अंतरा कभी मां नहीं बन सकती। ये पढ़कर अंतरा की लंबी और कोमल उंगलियों से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गया। अंतरा का शरीर सुन पड़ गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हो रहे कोलाहल के बावजूद अंतरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंतरा कुछ देर के लिए पुतले की तरह वही खड़ी रही। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी। मैंने तो पहले ही कहा था, जरूर तेरे में ही कोई खोट है, इसलिए 4 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। यह आवाज अंतरा की सास मधु आहूजा की थी। ऐसे वक्त में अंतरा को दिलासा देने के बदले वह अंतरा को खरी खोटी सुना रही थी। हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो हमें तू मिली। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जा रहे लोग उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन मधु आहूजा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने अपनी दुखी आवाज में कहा कि मम्मी जी, घर चल के बात करते हैं। अंतरा की इस बात पर मधु ने गुस्सा होते हुए कहा कि क्यों शर्म आ रही है? इतने समय से मुझे दादी नहीं बना पाई, तब तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। अपनी अभागी किस्मत पर अंतरा ठीक से रो भी नहीं पाई थी और उससे पहले ही उसकी सास ने उसे जलील करना शुरू कर दिया था, वह भी दुनिया के सामने। वहां से आते जाते लोगों की घूरती नजर अंतरा को और शर्मिंदा कर रही थी। अचानक उस भीड़ में अंतरा को एक परिचित चेहरा उसकी तरफ आता दिखा। उस चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसके नजदीक आते ही अंतरा खुद को रोक नहीं पाए और उससे लिपट गई। वह आदमी अंतरा का पति रुद्र आहूजा था। अंतरा ने रुद्र के सीने से लगकर रोते हुए कहा कि रुद्र, मेरा रिपोर्ट। वह आगे कुछ बोल नहीं पाए। अंतरा रुद्र से लिपटी हुई थी, लेकिन रुद्र ने अंतरा की पीठ पर अपने हाथ भी नहीं रखे थे। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। रुद्र ने अंतरा की नाजुक कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से दूर किया और अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा कि मां, रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब तक मधु आहूजा अंतरा पर गुस्सा थी, लेकिन रुद्र की बात सुनकर वह खुशी से उछल पड़ी। सच, माता रानी की बड़ी कृपा। मधु ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की। अंतरा को समझ नहीं आया कि दोनों क्या बात कर रहे थे। अंतरा रुद्र से पूछे कि वह कौन से रिपोर्ट की बात कर रहा है, उससे पहले रुद्र के पीछे से एक दूसरी जवान औरत आकर उनके साथ खड़ी हो गई। वह गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजन। उसके आते ही मधु ने गायत्री के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि जुग जुग जियो बेटी, तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी कोख में लड़का ही है। आखिरकार वही तो मेरे रुद्र का वंश आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर अंतरा के ऊपर बिजली गिरी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजन, जिसे वह सगी बहन से भी ज्यादा मानती थी, उसी ने उसके पति के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। अंतरा की आंखों में खून उतर आया और उसने गायत्री को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहा कि तुझे इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म भी नहीं आई। लेकिन गायत्री तक अंतरा का हाथ पहुंचे उससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़कर झटक दिया और अंतरा से कहा कि खबरदार, जो गायत्री को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। रुद्र की बात सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि इस नाजायज रिश्ते में वह भी तो बराबर भागीदार था। अंतरा ने गुस्से से रुद्र और गायत्री से पूछा कि तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? अंतरा के सवाल का जवाब देते हुए मधु ने उसे कहा कि तुम्हें ये पूछने का हक किसने दिया? तुम्हें हमारे परिवार के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मधु की बात सुनकर अंतरा ने पूछा कि तो क्या मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अंतरा को जवाब देते हुए मधु ने कहा कि नहीं, तू कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वो तो मेरे ससुर जी ने तुझे जबरदस्ती मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। धीरे धीरे मधु आहूजा की आवाज बढ़ती जा रही थी और उनके पास लोग इकट्ठा होने लगे थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO रुद्र आहूजा को ऐसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वह हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए मधु आगे और कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने कहा कि मां, घर चलते हैं। गायत्री को आराम करना जरूरी है। अंतरा के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वह भी दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वह सब हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंचे। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा ने बैठने के लिए दरवाजा खोला ही था कि रुद्र ने रूखी आवाज में उसे कहा कि तुम टैक्सी ले लो, गाड़ी में जगह नहीं है, गायत्री के लिए कंजेस्टेड हो जाएगा। अंतरा ने देखा कि 7 सीटर रेंज रोवर गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, फिर भी उसके लिए जगह नहीं थी। गायत्री ने अंतरा से कहा कि सॉरी अंतरा, वह क्या है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में मामला थोड़ा रिस्की होता है।
इसलिए रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहता, बुरा मत मानना .hmm। इतना बोलकर गायत्री ने खींचकर बंद कर दिया और गाड़ी वहां से निकल गई। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतना जल्दी कैसे बदल सकते हैं। जो गायत्री अभी उसे ज्ञान देकर गई थी, वह ये भूल गई थी कि अंतरा ने खुद की पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया था और यहाँ तक कि उसे विदेश पढ़ने भी भेजा था। गायत्री अंतरा के मामा की लड़की थी। दरअसल अंतरा के माँ बाप नहीं थे, उसे उसके दो मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए अंतरा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके मामाओं ने उस पर एहसान किया है। अंतरा हॉस्पिटल के बेसमेंट से बाहर आई। वह अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू किया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को भी यह बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वह अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे छोड़कर चला गया था। वैसे भी 4 साल की शादी में अंतरा से उसका बर्ताव हमेशा से रूखा ही रहा था। रुद्र के दादाजी काफी बीमार रहते थे और मरने से पहले वह रुद्र और अंतरा की शादी होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए परिवार के बाकी लोगों के साथ साथ रुद्र भी दादाजी को मना नहीं कर पाया था। रुद्र के दादाजी जब जवान थे उस समय से उनका बांद्रा के पाली हिल इलाके में बंगलो था, वहां के चढ़ाव चढ़ते हुए अंतरा की हालत खराब हो गई। आहूजा निवास हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी अंतरा को घर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जब अंतरा घर पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र और गायत्री सोफे पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे और मधु गायत्री के लिए फ्रूट्स काट रही थी। अंतरा को आता हुआ देखकर मधु के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फिर से गुस्सा आ गया और उसने अंतरा से कहा कि तेरे में कोई लाज शर्म है या नहीं? कहा था ना तुझे कि इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मधु आगे कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा कि माँ रुकिए, मैं बात करूंगा। इतना कहकर रुद्र ने गायत्री से कहा कि तुम से बातें करो, मैं अभी आया। फिर रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। वह दोनों पहले माले के अपने बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। 4 साल की शादी में वह दोनों शायद ही बेडरूम में साथ में रहे होंगे, क्योंकि रात में भी ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था। बेडरूम में पहुंचते ही रुद्र ने सिगरेटें जलाई और अंतरा से कहा कि अपनी शर्तें बताओ। अंतरा को रुद्र की बात समझ नहीं आई और उसने पूछा कि क्या? रुद्र ने कहा कि डिवोर्स के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वैसे भी पैसों के लिए ही तुमने मुझसे शादी की थी ना? रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई थी। उसने रुद्र से कहा कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और दादाजी की भी आखिरी इच्छा यही थी। अंतरा की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से कहा कि बस करो, मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए दादाजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब दादाजी भी रहे नहीं, इसलिए अब उनका नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम बस बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंतरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल तो रहे थे, लेकिन वह नहीं पा रहे थे, मानो उसकी आंखों में ही जम गए थे। बार बार पूछने पर भी अंतरा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए रुद्र ने चिढ़ते हुए अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर अंतरा का नाम लिखने लगा। ये देखकर अंतरा ने रुद्र से कहा कि तुम 4 सालों में मुझे बिल्कुल समझ नहीं पाए। रुद्र ने चेकबुक से चेक फाड़ते हुए कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो। इस चेक में जो भी अमाउंट भरना है भर लेना और मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा और कल फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स की प्रोसीजर शुरू करनी है। इतना कहकर वह अंतरा के मुंह पर चेक फेंक कर चला गया। उसके पीछे बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंतरा को ऐसा लगा जैसे कि उस दरवाजे के साथ रुद्र के दिल का दरवाजा भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो। अंतरा दीवार के सहारे सरकती हुई नीचे बैठ गई। पैरों के पास पड़ा हुआ चेक उसने उठाया। वह 8x3 इंच का कागज उसकी शादी खत्म करने वाला फरमान था। अंतरा ने उसे गुस्से से फाड़ दिया। अभी तक रुके हुए उसके आंसू अब बहने लगे थे। वह फुट फुट कर रोने लगी, मानो जैसे एक पल में उसकी पूरी जिंदगी बिखरते हुए देख रही हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। हालांकि अंतरा की पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने दरवाजे की आवाज सुनते ही जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे लगा कि रुद्र आया होगा। वह रुद्र से IVF ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहती थी। वह रुद्र के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी की उसने देखा कि वहां पर गायत्री आई हुई थी। अंतरा ने उसे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंतरा को जवाब देते हुए गायत्री ने कहा कि मुझे तो रुद्र ने आराम करने के लिए यहाँ भेजा है। उसने कहा कि अब से यह बेडरूम उसका और मेरा है। तुमसे डिवोर्स होते ही वह मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में तो वह बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन रवैये और स्वभाव से ऐसा लग रहा था कि वह कोई और ही है। गायत्री ने अंतरा से कहा कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है अंतरा, न तुम्हारे परिवार का कोई ठिकाना है, न ही ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक थी ही नहीं, इसलिए तुम्हारा जल्द से जल्द रुद्र से अलग हो जाना ही सही है। गायत्री को जवाब में अंतरा ने कहा कि भले ही मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी, और तुम चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो आखिर तो रुद्र की रखेल ही कहलाओगी। अंतरा का ताना सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक वक्त था कि हम दोनों चौल में रहते थे, आज हम पाली हिल के इस बुंगो में हैं, लेकिन तुम्हारी जबान अब भी वही चौल वाली है। ऊपर के कमरे में माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन उस बात का नीचे बैठे रुद्र और उसकी मां मधु को पता नहीं था। तभी अचानक उन्हें ऊपर से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। इसके साथ रुद्र और मधु डरकर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर कमरे में? कहीं अंतरा और गायत्री के झगड़े ने कोई गंभीर मोड़ तो नहीं ले लिया था? जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH2 साजिश। रुद्र के जाने के बाद बेडरूम में गायत्री आई थी। अंतरा और गायत्री में बहस हो रही थी। अंतरा ने जब गायत्री को रुद्र की रखेल कहा तो गायत्री ने भी जवाब में अंतरा को चौल वाली कहा था।
अंतरा ने गायत्री से कहा कि तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली की वजह से ही तुम विदेश जाकर पढ़ पाए हो। अंतरा को जवाब देते हुए गायत्री ने कहा, तुम खुद ये चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाकर पढ़ूं, उसके लिए मैंने तुम्हारे गले पर कोई छुरा नहीं रखा था। इसलिए आगे से इस बात के लिए मुझ पर एहसान मत जताना। इतना कहकर गायत्री बिस्तर पर बैठ गई और अंतरा से कहा, और रुद्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। तुम इतने सालों में उसे कभी सेटिस्फाई ही नहीं कर पाए होगी। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र के सिर्फ एक बार शारीरिक संबंध बने थे, वह भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इस बात को भी 2 साल हो गए थे। उसके बाद दोनों कभी साथ में सोए भी नहीं थे। ये बात सिर्फ वह दोनों जानते थे। जरूर रुद्र ने गायत्री को भी यह बात बताई होगी, इसलिए वह जानबूझकर अंतरा की दुखती रग पर पांव रख रही थी। गायत्री ने कहा कि देख अंतरा, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए आज नहीं तो कल रुद्र तुझे छोड़ ही देता, तो फिर मुझमें क्या बुराई है। मैं और रुद्र मिलकर तेरा ख्याल रखेंगे। गायत्री को गुस्से से जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा कर अपना ख्याल रख सकती हूँ। इस बात पर हंसते हुए गायत्री ने कहा कि लेकिन तुझे काम देगा कौन, आता तो कुछ है नहीं। इतना कहकर गायत्री ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कि अरे हाँ, एक काम तू जरूर कर सकती है, कॉल गर्ल का, और अब तो तुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर गायत्री ने अंतरा की तरफ आंख मारी और खिसियाते हुए हंसने लगी। गायत्री की बेशर्मी देखकर अंतरा का खून खौल गया। वह गायत्री को थप्पड़ मारने ही जा रही थी, तब अचानक गायत्री चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर रुद्र और मधु ऊपर की तरफ दौड़े। रुद्र ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तब गायत्री जमीन पर पड़ी हुई थी और अपना पेट पकड़कर बोल रही थी कि अंतरा, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, इसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। गायत्री की हरकत देखकर अंतरा को अब जाकर समझ में आया था कि वह जानबूझकर उसे उकसा रही थी। आखिरकार वह गायत्री के जाल में फंस चुकी थी। गायत्री ने रोते हुए कहा कि रुद्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए। ये देखकर मधु आग बबूला हो गई और अंतरा की तरफ जाते हुए कहा कि कमिनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए मधु ने अंतरा को 2 थप्पड़ लगा दिए। रुद्र ने मधु को रोकते हुए कहा कि माँ, पहले नीचे से प्लीज मेरा फोन लेकर आओ, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, रिस्क नहीं ले सकते। रुद्र की बात सुनकर मधु अंतरा को कोसते हुए कमरे के बाहर गई और सीढ़ियां उतरने लगी। 2 तमाचे पड़ने की वजह से अंतरा के लंबे चेहरे के दोनों तरफ मधु की मोटी उंगलियों से लाल निशान बन गए थे। अंतरा ने देखा कि गायत्री को संभालते हुए रुद्र गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। रुद्र ने अंतरा को धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ न तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अंतरा ने जवाब में कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने गायत्री को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात पर भरोसा करने वाले हो। रुद्र ने अंतरा से कहा कि तुमने भरोसा करने लायक कुछ छोड़ा है। ये सब होने के कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई। वार्ड बॉयज और रुद्र मिलकर गायत्री को एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहे थे, और दूसरी तरफ मधु ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने के लिए अंतरा को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अंतरा जमीन पर गिर गई और उसके साथ ही अंतरा का सामान भी घर के बाहर फेंका गया। घर के दरवाजे पर खड़ी मधु ने अंतरा से कहा कि आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल हमें कभी मत दिखाना। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाजा बंद किया। अंतरा धीरे से खड़ी हुई। बाहर की मिट्टी गीली होने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। वह धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज्यादा सामान था नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे, वह भी पुराने। सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियां थी जो उसने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। वह बालियां उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए अंतरा कभी पहनती नहीं थी। अंतरा ने हमेशा उन बालियों को संभालकर एक बॉक्स में रखा था। बॉक्स को फेंकने की वजह से वह खुल गया था और बालियां बॉक्स में से निकलकर कहीं बाहर गिर गई थी, जिसकी वजह से 2 बालियों में से एक मिल नहीं रही थी। अंतरा परेशान होकर बाली सब जगह ढूंढने लगी, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वह बाली कहीं नहीं मिली। अंतरा को अपनी माँ की याद आ गई और वह फिर से रो पड़ी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके 2 मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 में से एक मामा ने शादी ही नहीं की थी और दूसरे मामा की पत्नी उनके साथ हर रोज झगड़े करती थी, और एक दिन वह मामा और अपनी बेटी गायत्री दोनों को छोड़कर चली गई। इतनी तकलीफों के बावजूद भी उसके मामाओं ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए अंतरा उन दोनों की काफी एहसानमंद थी, क्योंकि अगर वह दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पने भेजा था, और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंदर जॉब दिलवाई थी। लेकिन आज उसी गायत्री ने अंतरा के संसार में आग लगाई थी। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट के बाहर गई और वहां खड़ी हो गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह इस वक्त जा सकती थी। लेकिन तभी अंतरा का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, तन्वी कश्यप। अंतरा ने कॉल उठाया तो सामने से तन्वी की आवाज आई, अंतरा, आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी अंतरा से सवाल पूछती रही, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। आखिर में तन्वी ने पूछा कि इतना तो बता कि इस वक्त तू है कहाँ? अंतरा ने अपनी धीमी आवाज में कहा, घर के बाहर। तन्वी ने कहा कि तू वही रुक, मैं अभी पहुंचती हूँ। दरअसल तन्वी कश्यप के पिता उस हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी थे, इसलिए उसे पता चला था कि शाम को अंतरा की सास ने कुछ हंगामा किया था। इसके बाद तन्वी अंतर को लेने पहुंची थी और रास्ते में अंतरा ने दिन भर की कहानी तन्वी को बता दी। इस वक्त वो दोनों वर्ली सी फेस पर बैठे थे। तन्वी ने देखा कि अंतरा के मासूम चेहरे का रंग आज उड़ा हुआ था।
हालांकि अंतरा इतनी ज्यादा भी गोरी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी, लेकिन आज वह चमक कहीं गायब हो गई थी। अंतरा के साथ आज जो हुआ वह सुनकर तन्वी गुस्से से तिलमिला उठी और उसने खड़े होते हुए कहा कि वह लोग अपने आप को समझते क्या है, तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। भी उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ, लेकिन अंतरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि छोड़ यार, मुझे किसी की कोई कंप्लेंट नहीं करनी। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू नहीं मानी और उससे शादी कर ली। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने खुद पर हंसते हुए कहा कि हाँ, इसीलिए शायद मेरी यह हालत हो गई है। तन्वी ने अंतरा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि अरे यार, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो तन्वी अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंतरा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू कभी मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। तन्वी ने अंतरा से पूछा कि तूने कुछ खाया? उसके जवाब में अंतरा ने हल्के से अपना सर नाक में हिलाया। तन्वी ने कहा कि तो फिर चल पहले कुछ खाते हैं। इतना बोलकर तन्वी ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और दोनों गाड़ी की तरफ गए। अंतरा ऐसे चल रही थी जैसे उसे पीछे से कोई जबरदस्ती धक्का देकर चला रहा हो। दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। होटल सहारा के पोर्च में तन्वी और अंतरा गाड़ी से उतरे और तन्वी ने गाड़ी को वैलेट पार्किंग के लिए दे दी। दरवान ने उन दोनों को वेलकम किया और उनके लिए दरवाजा खोला। तन्वी और अंतरा के अंदर जाते ही दरवान ने अपने आसपास देखकर चेक किया कि वहां कोई और तो मौजूद नहीं है, और फिर तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती थी, इसलिए वह अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। तन्वी ने मेन्यू अंतरा की तरफ सरकाया और पूछा क्या खाएगी। अंतरा ने उसे कहा कि मुझे भूख नहीं है, मुझे ड्रिंक करना है। तन्वी ने अंतरा के मूड को देखते हुए उसे मना नहीं किया और कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही, और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसके बाद तन्वी ने वाइन ऑर्डर की। 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में धीमे से पियानो म्यूजिक बज रहा था, जो कि आमतौर पर मन को शांति देता है, लेकिन अंतरा के चेहरे को देखकर तन्वी को समझ आ रहा था कि अभी भी उसके अंदर तांडव चल रहा था। तन्वी ने अंतरा को दिलासा देते हुए कहा कि ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा, और रहने खाने का तो बिल्कुल टेंशन ही मत ले, तू मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी। तन्वी को पता था कि अंतरा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि कितने दिन रुकूंगी तेरे घर, बता। तन्वी ने दलील करते हुए कहा कि अरे कितने भी दिन हो जाए क्या फर्क पड़ता है, जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाए तब चली जाना। अंतरा जवाब में तन्वी से कहती है कि मुझे पता है कि तू मेरी क्या करती है और दिल से ये सब कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रह सकती, और तू टेंशन मत ले, मैं अपना देख लूंगी। तन्वी आगे कुछ कहे उससे पहले वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। अंतरा ने सीधी वाइन की बोतल ही उठा ली और वो सीधा उसी में से वाइन पीने लगी। वाइन के बड़े बड़े घूंट अंतरा की लंबी गर्दन से नीचे सरक रहे थे। तन्वी ने अंतरा को रोकते हुए कहा कि अरे अंतरा, क्या कर रही है? मैंने पहले ही कहा था कि तू कम पिएगी, एक तो तू वैसे ही ड्रिंक नहीं करती, इसलिए हजम नहीं कर पाएगी। तभी अंतरा ने बोतल टेबल पर रखी और कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने ये कहा तो था, लेकिन उसकी कथई आंखों से फिर से आंसू की धारा बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी के इंडिया के बाहर के एसोसिएट्स अक्सर मुंबई आते जाते रहते थे, इसलिए उनकी कंपनी के नाम से एक स्वीट हमेशा होटल सहारा में रिजर्व रहता था। तन्वी ने होटल स्टाफ को बुलाया और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें रूम नो 604 पल्स नोट दैट रूम नो शुड बी प्रोनाउंस्ड इन हिंदी ओनली में पहुंचा दो। इतना कहकर उसने अंतरा से कहा कि तूने बहुत ज्यादा पी ली है, स्टाफ में से कोई तुझे ऊपर रूम में पहुंचा देगा, तू ऊपर मेरा वेट कर, मैं तेरे लिए कैश विदड्रॉ करके आती हूँ, साथ में एस्प्रिन ले आऊंगी, तुझे जरूर हैंगओवर होने वाला है। अंतरा की बादाम के आकार की आंखों पर जैसे कोई वजन रखा हो वैसे बंद हो रही थी। तन्वी ने जो भी कहा था उसमें से उसे कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी उसने हाँ में अपना सर हिलाया। एक वेटर ने अंतरा को सहारा देकर उठाया और उसे डाइनिंग हॉल के एंट्रांस की तरफ धीरे धीरे ले जाने लगा। तन्वी भी वहां से बाहर निकली। होटल के एंट्रांस पर उसी दरवान ने दरवाजा खोला और थैंक यू मैम कहा। जैसे ही तन्वी वहां से निकली कि फिर से उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ अंतरा को और नशा चढ़ गया था। उसे कभी धुंधला दिख रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाया और वहां से चला गया। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल और नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र बैठा दिखा। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंतरा धीरे से उठी और रुद्र को किस करने लगी, और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वह दरअसल कोई और आदमी था। तभी अचानक से अंतरा को भी इस बात का एहसास हुआ। वह एकदम घबरा गई और उसने तुरंत उस आदमी को खुद से दूर करते हुए पूछा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? कौन था वह आदमी? कहीं अंतरा किसी मुसीबत में तो नहीं थी? जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH3 रहस्यमय। होटल सहारा का वेटर अंतरा को रूम में छोड़कर गया था। उस कमरे में एक आदमी था। अंतरा काफी नशे में होने के कारण उसने उसे रुद्र समझकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने जा रही थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कोई अनजान आदमी है, इसलिए अंतरा उसे खुद से दूर करने लगी और उसने उस आदमी से पूछा कि कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? लेकिन उस आदमी ने अंतरा के कान के पास आकर कहा कि तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का मैं बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलवाऊंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। नशे में होने के बावजूद भी अंतरा को इतना समझ आया कि वह आवाज बहुत मोहक थी। वह आवाज उसके कानों में गूंजती रही। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वह स्वीट के बेडरूम में अकेली थी। अंतरा बैठ गई और उसने अपना सर पकड़ लिया। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था।
रात को क्या हुआ था उसे धुंधला धुंधला सा याद था कि कोई आदमी उसके कमरे में था और उन दोनों के बीच शायद सेक्स हुआ था, लेकिन फिर अंतरा ने सोचा कि ये जरूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वह चाहे कितनी भी नशे में हो, किसी अनजान आदमी के साथ सेक्स तो दूर की बात है, वह उसे छुएगी भी नहीं। अंतरा ने देखा कि उसने कपड़े भी बराबर पहने थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उससे वापस कपड़े थोड़ी पहना था। अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला, उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। तुरंत ही सामने से तन्वी की चिंतित आवाज आई, अंतरा यार तू कहाँ है? अंतरा ने कहा कि होटल के कमरे में। तन्वी ने कहा कि जल्दी से रूम नो चेक करके बता। कुछ देर बाद दूर बेल बजी। अंतरा ने स्वीट का में दूर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे। अंतरा को देखकर तन्वी ने होटल स्टाफ से कहा कि हाँ यही है। अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। होटल स्टाफ के जाने के बाद अंतरा और तन्वी बेडरूम में आए तो तन्वी ने बेड पर गिरते हुए कहा कि पता है मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई। ये कहते हुए तन्वी ने अंगड़ाई ली। अंतरा ने अपना सर पकड़ते हुए कहा कि लेकिन हम दोनों तो साथ ही थे ना, फिर शायद तू कहीं जाने के लिए कह रही थी ना। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मतलब तुझे कुछ याद ही नहीं। उसके बाद तन्वी ने अपने पर्स से एस्प्रिन निकालते हुए कहा कि पहले ये ले फिर बताती हूँ क्या हुआ। अंतरा ने एस्प्रिन ली। उसके बाद तन्वी ने कहा कि मैं तेरे लिए कैश लाने अटम गई थी और होटल स्टाफ को तुझे रूम नो 604 में ले जाने कहा था, जो मेरे पापा की कंपनी के लिए रिजर्व रहता है, लेकिन उन लोगों ने डाइनिंग हॉल में हो रहे शोर की वजह से 604 के बदले 607 समझा और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और जो वेटर तुझे यहाँ छोड़कर गया था उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी, इसलिए वह भी चला गया और उसका फोन भी बंद आ रहा था। ऊपर से होटल के सीसीटीवी को भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल किए पर तू उठा ही नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में तुझे कहाँ ढूंढती। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि फोन शायद साइलेंट मोड पर था। इसके बाद अंतरा ने तुरंत फोन को रिंगिंग मोड पर डाला। तन्वी ने कहा कि अभी बस मैं पुलिस के पास ही जाने वाली थी तब तेरा कॉल आया। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि सॉरी यार, मेरी वजह से तू परेशान हो गई। तन्वी ने कहा कि कम ऑन, इसमें तेरी क्या गलती है। तन्वी आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा का फोन बजा। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। सामने से रुद्र की गुस्सैल आवाज आई, कहाँ हो तुम? जवाब में अंतरा ने कहा कि तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी। अंतरा को भी अब रुद्र से प्यार से बात करने का मन नहीं था। रुद्र ने कहा कि मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैंने बस इसलिए कॉल किया था कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट आ जाना, एक बार हम डिवोर्स फाइल कर दे, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ अपना मुंह काला करवाना हो करवाना। रुद्र की बात सुनकर अंतरा की आवाज ऊंची हो गई, क्या बकवास कर रहे हो? रुद्र ने ताना मारते हुए कहा कि माँ ने कल रात तुम्हें ऑरेंज कलर की गाड़ी में बैठते देखा था। इतनी जल्दी तुम्हें दूसरा बकरा मिल भी गया, मानना पड़ेगा तुम्हारे टैलेंट को। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि जिसकी जैसी सोच। बाकी सच तो यह है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फोन काट दिया। अंतरा को समझ आ गया था कि अब रुद्र के सामने गिरगी डालने का कोई मतलब नहीं था। उसने तन्वी को बताया कि रुद्र ने उसे फैमिली कोर्ट बुलाया है। तन्वी ने कहा कि जितना जल्दी ऐसे गिरे हुए इंसान से छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है, और वैसे भी तू तो इतनी सुंदर है, उस रुद्र से लाख गुना बेहतर लड़का तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर तन्वी उठी और उबासी लेते हुए आगे अंतरा से कहा कि अब मैं घर जाकर थोड़ा सोती हूँ, तुझे कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। अंतरा ने जवाब में कहा कि हाँ हाँ तू टेंशन मत ले, घर जाकर आराम से सो जा। जाने से पहले अंतरा के बहुत मना करने के बावजूद तन्वी एटीएम से निकाला हुआ कैश उसे देकर गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड में रुद्र अपने फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देख रहा था। आज पहली बार अंतरा ने उसका कॉल काटने की हिम्मत की थी। बेड पर लेटी हुए गायत्री ने रुद्र का हाथ पकड़कर झूठी चिंता दिखाते हुए पूछा कि अंतरा ठीक तो है ना? रुद्र ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा कि ठीक ही होगी। उसने कहा तन्वी उसके साथ है। ये सुनकर गायत्री ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि चलो अच्छा है, अंतरा भी ठीक है और हमारा बच्चा भी। रुद्र, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो जी नहीं पाती। बच्चे की बात सुनकर रुद्र का मूड ठीक हो गया। उसने गायत्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र की बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद कुछ सोचते हुए उसने रुद्र से कहा कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से अंतरा को बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए अगर गुस्से में वह कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो प्लीज उसे माफ कर देना। आखिरकार आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अंतरा की वजह से हूँ। रुद्र ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम अभी यह सब फिक्र छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, अगर सब ठीक है तो हम घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इतना कहकर रुद्र वार्डरूम के बाहर निकला। उसके बाहर जाते ही गायत्री तुरंत ही बेड से उठी और साइड टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल किया। सामने से कॉल आंसर होते ही गायत्री ने इरिटेट होते हुए पूछा कि अब तक फोटोज क्यों नहीं आए। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी था। उसने भी गुस्से से गायत्री कहा कि बिना लड़की के फोटो कहां से भेजूं। वह आदमी होटल सहारा के रूम 602 में बैठा था और उसके साथ और 9 लोग थे। उस आदमी ने गायत्री से कहा कि हम लोग रात भर ढूंढते रहे, लेकिन तुमने बोला था वह लड़की हमें पूरी होटल में नहीं मिली। ये सुनकर गायत्री थोड़ा हैरान हो गई। गायत्री को पता था कि अंतरा की खास दोस्त तन्वी अक्सर होटल सहारा में जाती है, इसलिए उसने काफी दिन पहले से होटल के दरवान को पैसे देकर खरीद लिया था, ताकि अगली बार जब भी तन्वी वहां आई तब वह उसे कॉल करके बता दे।
दरअसल गायत्री तन्वी का गैंग रेप करवाकर उसके फोटोज लेकर अंतरा को ब्लैकमेल करना चाहती थी ताकि वह जल्द से जल्द रुद्र को डिवोर्स दे दे और फिर गायत्री रुद्र से शादी कर ले। लेकिन पिछली रात को जब दरवान ने बताया कि होटल पर तन्वी के साथ एक और भी लड़की आई थी तो वह समझ गई थी कि वह अंतरा ही होगी, और जब दरवान ने उसे फिर से कॉल करके ये बताया कि अंतरा को अकेला छोड़कर तन्वी होटल से चली गई तब गायत्री काफी उत्साहित हो गई थी कि यह तो सोने पे सुहागा हो गया। उसने तुरंत प्लान चेंज किया और रूम नो 602 में बैठे अपने आदमियों को अंतरा की फोटो भेजी और वही चीज अंतरा के साथ करने को कहा जो वह तन्वी के साथ करने वाले थे। लेकिन अंतरा उन लोगों को मिली ही नहीं। ये जानकर गायत्री सोच में पड़ गई कि अंतरा कहाँ गायब हो गई होगी। वह ये सब सोच रही थी तब सामने वाले आदमी ने कहा कि मैडम आपने बोला था कि खूबसूरत लड़की मिलेगी, इसलिए मैंने अपने साथियों को मुफ्त में ये काम करने के लिए मनाया था, लेकिन लड़की तो आई ही नहीं, इसलिए अब सब लोग मुझे गलियां रहे हैं। अब या तो हमें दूसरी लड़की दो या तो डबल पैसे दो, वरना तुम्हारे होने वाले पति को सब बता दूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर गायत्री ने गुस्से से कहा कि हाँ हाँ समझ गई, कुछ करती हूँ, रुको। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। गायत्री को पता था कि वह लोग छटे हुए बदमाश थे, वह लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें पैसे तो देने से रही। उसने फैसला किया कि वह अंतरा का पता लगाकर उन बदमाशों को बता देगी। अंतरा एक बार बच गई थी, लेकिन दूसरी बार कहां से बचेगी। अब तक सूरज निकल चुका था। सुबह के सूरज की हल्की रोशनी स्वीट नो 607 के लिविंग रूम की विशाल खिड़की से अंदर आ रही थी। सूरज की सुनहरी किरणों में खिड़की के एक तरफ का अड़ी अंतरा के पतले लेकिन सुडौल शरीर का आकार दिख रहा था। अंतरा ने एक सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी, उसके बालों की लंबाई पीठ के थोड़े नीचे तक थी। अंतरा बाहर रास्ते पर हो रही सुबह की गतिविधियों को देख रही थी। वह सोच रही थी कि रास्ते से गुजर रहे हर एक इंसान को पता था कि वह कहां जा रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन अंतरा को खुद का पता नहीं था कि अब उसे क्या करना है। तब तक उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। अंतरा ने फोन उठाकर देखा तो वह कोई अननोन नंबर था। अंतरा ने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था कि रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, और उन लोगों को गायत्री ने भेजा है। ये पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो। सामने से रिप्लाई आया कि मैं वही हूं जिसने कल रात तुम्हारी पीठ पर एक निशान छोड़ा है। यह पढ़कर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। वह तुरंत आईने की तरफ भागी और अपनी पीठ को आईने की तरफ करके देखा। उसके कंधे की पीछे की तरफ एक लव बाइट का निशान था। इसका मतलब यह था कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अंतरा ने एक अनजान आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस बात का एहसास होते ही अंतरा कांप उठी। तब उसके फोन पर एक और टेक्स्ट मैसेज आया, मैंने रात में तुमसे जो कहा था उसके लिए अगर तुम तैयार हो तो मुझे इसी नंबर पर कॉल करना और आराम से सोच समझकर फैसला लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। उस मैसेज के नीचे एक सिग्नेचर था, द शैडो। यह मैसेज पढ़कर अंतरा को फिर से रात की बात याद आ गई जब एक मोहक आवाज ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा था कि तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का मैं बदला लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलवाऊंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। कुछ देर के लिए अंतरा का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था जो उसके लिए बदला लेना चाहता था। अंतरा के दिमाग में विचारों का घमासान चला। क्या यह आदमी रुद्र का कोई बिजनेस राइवल था या दुश्मन, या फिर गायत्री का कोई दुश्मन। लेकिन अगर वह आदमी रुद्र या गायत्री का कोई दुश्मन भी होता तो वह उसके साथ फिजिकल क्यों हुआ था। अंतरा के पास न पैसे थे, न ही वह दिखने में ज्यादा सुंदर थी। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फिर से एक टेक्स्ट आया, तुम्हारे वॉलेट में एक डेबिट कार्ड रखा है, उसका पिन नो 3494 है, उस अकाउंट में 5 लाख रुपए है, कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। यह मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। यह आदमी उसे एक के बाद एक झटके दे रहा था। अंतरा जवाब देने के लिए कुछ टाइप करने लगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इस नंबर पर सीधा कॉल करके उस आदमी से बात करनी चाहिए। शायद आवाज से उसे पता चल जाए कि यह रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा ने टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट किया और उस नंबर पर कॉल लगाया। सामने रिंग बज रही थी और इस तरफ अंतरा बेसब्री से कॉल रिसीव होने का इंतजार कर रही थी। आखिर कौन था वह रहस्यमय आदमी? वह अंतरा की मदद क्यों करना चाहता था? क्या वह उसका कोई दोस्त था? क्या अंतरा उसकी मदद लेगी? जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH4 फैसला। अंतरा को लगा था कि वह नशे में थी, इसलिए उसने सपना देखा था कि उसने किसी अनजान आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। लेकिन अगले दिन सुबह अंतरा के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया कि गायत्री ने कुछ लोगों को तुम्हारा गैंग रेप करने के लिए भेजा है जो रूम नंबर 602 में है। और फिर एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे जिससे ये साबित हो गया कि वह आदमी पिछली रात वाकई में अंतरा के साथ उस कमरे में मौजूद था। उसके हर एक मैसेज के नीचे द शैडो नाम का सिग्नेचर था। आखिर में जब एक मैसेज आया कि अंतरा के वॉलेट में उसने एक डेबिट कार्ड रखा है और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तब अंतरा ने सीधा उस नंबर पर कॉल किया। अंतरा को लगा कि शायद आवाज से वह पहचान जाए कि वह रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सेकंड्स में ही कॉल कनेक्ट हो गया। सामने की तरफ कॉल रिसीव होते ही एक धीमी आवाज आई, हाय अंतरा, मैं जानता हूं कि 5 लाख बहुत कम है, लेकिन मैं जल्द ही उस अकाउंट में और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। उस आदमी की आवाज इतनी आकर्षक थी कि अंतरा कुछ सेकंड्स के लिए भूल गई कि उसे क्या कहना था, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और कहा कि मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हो, 2 बातें आप अच्छी तरह से समझ लो। पहली यह कि कल रात में नशे में थी, इसलिए हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह गलती से हुआ, इसलिए उसे वन नाइट स्टैंड समझना। और दूसरी बात यह कि भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर अब तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हो, इसके लिए थैंक यू, मगर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम जल्दबाजी कर रही हो।
मैंने कहा था सोच समझकर फैसला लेना। अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सोच लिया है। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि तुमने नहीं सोचा है। मुझे अस्वीकार करने के लिए इतनी उतावली मत हो अंतरा। जितना तुम खुद को भी नहीं जानती उससे ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ। मिस्टर शैडो की यह बात सुनकर अंतरा ने गुस्से से कहा कि मैंने कहा ना मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। अंतरा ने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा कोई उसे याद नहीं आया जिसकी आवाज मिस्टर शैडो से मिलती हो। तब तक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया तो सामने से आवाज आई, मिसेज आहूजा आपके मामा सीरियस हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। अंतरा जब अंदर पहुंची तब उसके मामा को ऑपरेशन रूम में ले जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर टेबल पर बैठी हुई नर्स के पास जाकर अंतरा ने चिंतित आवाज में पूछा कि एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा हैं, क्या हुआ है उनको? नर्स ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन सुबह उन्हें एक कॉल आया था, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत लो हो गया। पर आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। हालांकि उसके बाद वह दवाई ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत नादुरुस्त रहती थी। मुकुंद बंसल ने बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आए। उनके सफेद कोट पर खून के निशान थे। डॉक्टर ने बाहर बैठी नर्स से पूछा कि पेशेंट के रिलेटिव आए। नर्स ने अंतरा की तरफ इशारा किया। अंतरा ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा कि सर मेरे मामा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अंतरा से कहा कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। अंतरा ने कहा क्या आप अब तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस बात का? डॉक्टर ने अंतरा से कहा कि आप तुरंत 3 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। अंतरा ने कहा कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कहाँ भागने वाली थी, ऑपरेशन के बाद मैं पैसे जमा कर देती। जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, हम बिना एडवांस पेमेंट के किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के खिलाफ है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज सुबह ही अंतरा ने फैसला किया था कि वह रुद्र से अब कभी बात नहीं करेगी, लेकिन अब उसके मामा की जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसके पास रुद्र के सामने हाथ फैलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अंतरा ने अपने आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। 8-10 घंटियां बजने के बाद सामने से रुद्र की आवाज आई, क्या बात है, जिस तरह सुबह तुमने मेरा कॉल काटा था, मुझे तो लगा था कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम भी मेरे जितनी ही उतावली हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा कि रुद्र क्या तुम मुझे अभी 3 लाख रुपए दे सकते हो? रुद्र ने अंतरा से कहा कि तुम्हारी लालच की कोई हद नहीं है। अभी कल तुम्हें मैंने एक चेक दिया था और आज फिर से तुम पैसे मांग रही हो। कल जब मैं कह रहा था कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी, आज आ गई ना अपनी औकात पर। अंतरा रुद्र से कहने जा रही थी कि वह चेक मैंने कल ही फाड़ दिया था, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने वहां से जाते हुए अंतरा को अपने हाथ की घड़ी दिखाकर इशारा किया कि वक्त निकला जा रहा है। अंतरा ने रुद्र से कहा कि रुद्र ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, बस एक बार मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी। अंतरा आगे कुछ बोले उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। तब दूर से नर्स ने भी आवाज लगाई, मिसेज आहूजा जो भी करना है जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अंतरा ने रुद्र से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि रुद्र तुम्हें मुझे जो कहना है, जितनी गालियां देनी है दे दो, लेकिन अगर मैंने 3 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मेरे मामा मर जाएंगे। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इस बार मेरी मदद कर दो, आगे से मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज मुझे 3 लाख रुपए दे दो। ये कहते हुए अंतरा रो पड़ी। सामने से आवाज आई, आप बस भी करो। यह आवाज रुद्र की नहीं बल्कि गायत्री की थी। अंतरा ने उससे पूछा, रुद्र कहाँ गया? उसे फोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गायत्री ने अंतरा से कहा कि रुद्र ने खुद मुझे अपना फोन दिया है और कहा है कि वह तुमसे डिवोर्स के अलावा किसी और सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। अंतरा ने गायत्री से कहा कि तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा हॉस्पिटल। अंतरा आगे बोले उससे पहले उसकी बात गायत्री ने पूरी करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में है, सीरियस है और उनकी सर्जरी के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? अंतरा ने गायत्री के सामने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज तुम रुद्र को मनाओ कि वह मुझे 3 लाख रुपए दे, मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं पूरे पैसे लौटा दूंगी। गायत्री ने अंतरा से कहा कि अगर रुद्र अपनी मर्जी से पैसे देने को राजी होता तब भी मैं उसे देने नहीं देती, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा मतलब कि मेरे पूज्य पिताजी को सुबह कॉल करके बताया था कि तुम कल रात किसी गैर मर्द के साथ सोई थी। इतनी सी बात पर बुढ़ा सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर गिरा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अंतरा गुस्से से कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने और उसके दोनों मामा ने इंसान को नहीं बल्कि सांप को पाला था। मिसेज आहूजा, आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं ये बता दो। नर्स की आवाज से अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। अंतरा अब बहुत तनाव में आ गई थी। तब उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुमने कुछ सोचा? नीचे लिखा था द शैडो। ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा न सोचते हुए फैसला लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो ने रखा हुआ डेबिट कार्ड निकाला और नर्स से पूछा कि पेमेंट कहाँ करना है। पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई।
अंतरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने मिस्टर शैडो को रिप्लाई किया, मैं तैयार हूँ। मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, ठीक है, आज रात को 9 बजे मैं ठीक उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। होटल सहारा, रूम नो 607। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि आखिर उसने खुद को बेच ही दिया। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया और उसने कहा कि मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, तुम कहाँ पहुंची। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं नहीं आ सकती। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम अपनी बात से मुकर रही हो। अंतरा ने कहा कि नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। रुद्र ने कहा कि फिर जल्दी आओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंतरा ने जवाब में कहा कि मैं भी तुम पर अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती। मेरे मामा का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकती। जैसे ही वह थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, मैं तुम्हें बता दूंगी। रुद्र ने कहा कि मैंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए अब ये पैतरा आजमा रही हो। वाह, अंतरा ने गुस्से से कहा कि बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सड़े हुए पैसे सिर्फ तुम्हारी उस रखेल को ही हजम होंगे। ये बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। डॉक्टर ने बाहर आकर अंतरा से कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। सुबह से शाम तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अंतरा बेंच पर बैठ गई और उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। अभी भी उनके शरीर से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के वायर जुड़े हुए थे। उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अंतरा से कहा कि बेटा, एक बार कह दे कि गायत्री ने जो कहा वह झूठ था, कह दे कि तू किसी गैर मर्द। वह आगे कुछ बोल नहीं पाए। अंतरा ने आज तक उनसे कभी झूठ नहीं कहा था। अंतरा की खामोशी से वह समझ गए और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू मेरी बच्ची। अंतरा ने अपने मामा को समझाते हुए कहा कि मामा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप अभी स्ट्रेस मत लीजिए। मुकुंद ने अपने आंसू पोंछते हुए अंतरा से पूछा कि क्या रुद्र को इस बारे में पता है। इस बात का जवाब तो अंतरा के पास भी नहीं था। अंतरा ने मुकुंद से कहा कि शायद उसे नहीं पता मामा। मुकुंद ने अंतरा से कहा कि आगे से ध्यान रखना बेटा, भगवान न करे ऐसी किसी गलती की वजह से अगर तेरी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तेरी माँ से क्या कहूंगा। मुकुंद ने अपनी बात पूरी की ही थी तब वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा तो रुद्र वहां आया था। रुद्र ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए रुखी नजर से अंतरा को देखा और फिर मुकुंद की तरफ देखते हुए कहा कि अब कैसी तबीयत है आपकी। रुद्र को देखकर मुकुंद ने खुश होते हुए कहा कि अरे रुद्र बेटा, आओ आओ बैठो। इतना कहकर मुकुंद ने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है, ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी, खामखा उसका काम डिस्टर्ब हुआ होगा। तब तक गायत्री भी वार्ड के अंदर आई। रुद्र ने मुकुंद से सीधे कह दिया कि अंतरा ने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, मैं तो गायत्री के लिए आया हूँ। अंतरा रुद्र की बात का मतलब समझ गई थी कि वह मुकुंद की तबीयत इसलिए पूछने नहीं आया था क्योंकि वह अंतरा के मामा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह गायत्री के पिता थे। रुद्र की बात सुनकर मुकुंद को भी थोड़ा अजीब लगा। मुकुंद ने रुद्र और गायत्री की तरफ देखकर पूछा कि गायत्री के लिए आए हो मतलब। गायत्री ने मुकुंद से कहा कि पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात भी आपको बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। इतना बोलकर गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नजर से देखा। अंतरा एक धड़कन चूक गई। उसे समझ आ गया था कि गायत्री क्या बताने जा रही थी। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ वह अपने मामा को बता दिया तो वह जिंदा नहीं रह पाएंगे। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह गायत्री को कैसे रोके। अब क्या करेगी अंतरा? क्या वह गायत्री को रोक पाएगी या फिर अपने माँ बाप समान मामा को खो देगी? और मिस्टर शैडो कौन था? क्या अंतरा उससे मिल पाएगी? जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH5 मिस्टर शैडो से मुलाकात। रुद्र और गायत्री से भीख मांगने के बाद भी उन लोगों ने अंतरा को पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मजबूरी में मिस्टर शैडो ने दिए हुए पैसों से अंतरा को अपने मामा के इमरजेंसी ऑपरेशन का पेमेंट करना पड़ा था। ऑपरेशन होने के बाद अंतरा के मामा खतरे से बाहर हो गए थे और उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वार्ड में अंतरा और मुकुंद बात कर रहे थे तब रुद्र और गायत्री भी वहां पर आए थे। गायत्री वहां पर आई तब से अंतरा की धड़कनें तेज होने लगी थी, क्योंकि सुबह गायत्री ने ही उसके पापा को कॉल करके ये बताया था कि अंतरा ने किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारी है, इसी वजह से मुकुंद की तबीयत खराब हुई थी। पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात भी आपको बतानी थी, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। ये बोलकर गायत्री ने शैतानी नजर से अंतरा की तरफ देखा था। अंतरा को समझ आ गया था कि वह क्या बताने जा रही थी। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटे में उन सब के बीच जो कुछ हुआ है वह बता दिया तो उसके मामा ये सदमा सह नहीं पाएंगे। अंतरा ने गायत्री की तरफ देखकर अपना सर हल्का सा ना में हिलाते हुए उसे इशारा किया कि कुछ मत बोलना, लेकिन गायत्री कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। गायत्री ने मुकुंद से कहा कि पापा, दरअसल रुद्र अब मेरे जीजाजी नहीं रहे, वह मेरे। गायत्री अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा कि रुद्र अब गायत्री के बॉस भी है। उन्हीं की कंपनी में गायत्री जॉब कर रही है ना। रुद्र उसके काम की बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर मुकुंद काफी खुश हुए और कहा कि चलो अच्छा है, गायत्री की पढ़ाई के लिए हमने जो मुश्किलों का सामना किया उसका अब मीठा फल मिल रहा है। अभी के लिए तो अंतरा ने गायत्री को रोक लिया था, लेकिन गायत्री कब क्या बोल देगी उसका कोई भरोसा नहीं था। मुकुंद ने रुद्र और गायत्री से कहा कि तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठो ना। रुद्र ने मुकुंद से कहा कि नहीं, बस आपकी तबीयत पूछने आए थे, अभी ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग अपना काम निपटाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र ने कहा कि ठीक है फिर हम चलते हैं, आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे या गायत्री को कॉल कर देना।
रुद्र की समझदारी देखकर मुकुंद को हमेशा से लगता था कि अंतरा बहुत खुशकिस्मत है जो उससे रुद्र जैसा सज्जन और सुशिष्ट लड़का मिला है, और आज रुद्र अपने काम में से वक्त निकालकर उसे मिलने आया, इसलिए मुकुंद के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। मुकुंद ने रुद्र से कहा कि रुद्र बेटा, मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि गायत्री तुम्हारे साथ काम कर रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही वो तुम्हारी साली है, लेकिन उस रिश्ते की वजह से उसकी एक भी गलती को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि काम के मामले में रिश्ता बीच में नहीं आना चाहिए। उनकी बात सुनकर रुद्र ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गायत्री काफी अच्छा कर रही है। इतना बोलकर रुद्र ने अंतरा की तरफ नजर करके कहा कि मैं गायत्री से काफी संतुष्ट हूँ, और फिर मुकुंद की तरफ देखकर कहा, मेरा मतलब गायत्री के काम से। मुकुंद ने रुद्र से कहा कि रुद्र बेटा, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। ये सुनकर रुद्र ने मुकुंद की तरफ देखा। अंतरा ने भी सवालिया नजर से मुकुंद की तरफ देखा। मुकुंद ने कहा कि रुद्र बेटा, मेरी हालत अब ऐसी है कि कभी भी मुझे ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है, इसलिए जाने से पहले मैं तुम दोनों के बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। मुकुंद की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वह अपने मामा को कैसे बताती कि वह कभी मां नहीं बन सकती। गायत्री ने मुकुंद से कहा कि पापा, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन अंतरा। वह आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने अचानक से बीच में बोलते हुए कहा कि अरे मैं तो भूल ही गई, नर्स ने मामा के लिए कुछ दवाएं लाने कहा था। ये कहकर अंतरा ने प्रिस्क्रिप्शन निकाला और गायत्री को देते हुए कहा कि गायत्री, प्लीज ग्राउंड फ्लोर से ये दवाएं लेकर आओगी, मुझे रुद्र से अकेले में कुछ बात करनी है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने कहा कि अरे ऐसी क्या बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती, और वैसे भी यहाँ तो सब परिवार वाले हैं, तो हमसे क्या छुपाना है ना रुद्र। अंतरा ने गायत्री को ताना मारते हुए कहा कि लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, अपने जीजा को सीधा नाम से पुकार रही हो। गायत्री अंतरा के साथ कैसे भी पेश आई उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गायत्री अपने पिता के सामने कुछ ज्यादा ही ढीठ बन रही थी। अंतरा अपने मामा के सामने गायत्री से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर उसकी वजह से फिर से उसके मामा को कुछ हुआ तो अंतरा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर में मुकुंद ने भी गायत्री से कहा कि गायत्री, पति पत्नी के आपस के मामले में किसी को दखल नहीं देनी चाहिए, तुम जल्दी जाकर दवाई लेकर आओ। मुकुंद की बात सुनकर गायत्री कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि रुद्र को इस बात से कोई एतराज नहीं था, इसलिए वह मुंह बनाते हुए दवाई लाने के लिए निकली। उसके जाने के बाद अंतरा ने राहत की सांस ली और फिर रुद्र से कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगे, कुछ बात करनी है। रुद्र ने हल्के से अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा ने मुकुंद से कहा कि मामा, मैं अभी आई। मुकुंद ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, और हाँ साथ में फैमिली प्लानिंग की भी बात कर लेना। ये बोलकर मुकुंद हंसने लगे। उनकी बात सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। रुद्र भी अपनी नजरें चुराते हुए बाहर निकला। अंतरा उसके पीछे बाहर निकली। अंतरा रुद्र को कॉरिडोर से होते हुए फायर एग्जिट की सीढ़ियों के पास ले गई और दरवाजा बंद किया। रुद्र अपने हाथ मोड़कर अपना कंधा दीवार पर टेक कर खड़ा था। उसने हमेशा की तरह अपनी रुखी आवाज में कहा कि बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। अंतरा ने देखा कि रुद्र की आंखों में उसके साथ बात करने का कोई उत्साह नहीं था। अंतरा ने रुद्र को जवाब देते हुए कहा कि मामा की आज ही सर्जरी हुई है, और तुमने देखा कि अभी भी उनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वरना उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है, और दूसरी बार बचने के उनके चांसेस बहुत कम है। इसलिए हमारे डिवोर्स के बारे में फिलहाल उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। रुद्र ने अंतरा से कहा कि पहले तो एक बीवी की तरह मुझे ऑर्डर्स देना बंद करो, क्योंकि कानूनी तौर पर भले ही हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन दिल से हम अलग हो चुके हैं। रुद्र की बात सुनकर अंतरा ने अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कहा कि 4 साल साथ में थे, तब भी कभी तुमने मुझे ऑर्डर्स देने का हक नहीं दिया था, तो अब अलग होने के बाद तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी। 4 साल की शादी में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। अंतरा की यह बात सुनने के बाद भी रुद्र के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। अंतरा ने आगे कहा कि तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी, लेकिन ये बात हार जीत की नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है, और मेरे मामा गायत्री के पिता भी हैं, इसलिए मेरे लिए ना सही, गायत्री के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। अंतरा की यह बात सुनकर रुद्र ने कहा कि मैं इस बारे में गायत्री से डिस्कस करूंगा, और अब तुम्हारी बातें खत्म हुई हो तो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उसके पहले गायत्री वहां पर पहुंच गई तो वह उसके मामा को सब कुछ बता देगी। अंतरा दरवाजा खोलने के लिए मुड़ी, तब रुद्र को उसके कंधे के पीछे का निशान दिखा। उसने अंतरा को रोकते हुए कहा कि 1 मिनट, तुम्हारी पीठ पर यह निशान। यह सुनकर अंतरा का दिल कांप उठा। वह निशान पिछली रात नशे में वह मिस्टर शैडो के साथ हमबिस्तर हुई थी, उसका नतीजा था। रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वह लव बाइट का निशान था। रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अंतरा से पूछा कि मतलब सुबह तुमने मुझसे झूठ बोला था, कल रात तुम तन्वी नहीं बल्कि किसी आदमी के साथ थी। अंतरा को रुद्र का सवाल बहुत ही बेतुका लगा। रुद्र अब गायत्री के साथ था, और अभी थोड़ी देर पहले उसने खुद कहा था कि वह अंतरा को अपने दिल से निकाल चुका है, तो अंतरा किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकती थी। रुद्र ने गुस्से से कहा कि हमारा डिवोर्स होने से पहले तुमने रंगलियां मनानी शुरू कर दी। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि वह बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा ठीक हो जाए तो हम डिवोर्स की प्रोसीजर पूरी कर लेंगे, उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी ना मुझे तुम्हारी। इतना कहकर अंतरा वहां से निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन रुद्र ने उसके कंधे पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दिया और पूछा कि बताओ कौन है वह आदमी। रुद्र की चौड़ी हथेलियों ने अंतरा के पतले कंधों को दबोचा हुआ था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। अंतरा ने रुद्र को खुद से दूर करने की और अपने हाथों से धक्का देने की काफी कोशिश की, लेकिन रुद्र की मांसलबाज
छोटे ओ की ताकत के सामने अंतरा के नाजुक हाथों की क्या बिसात थी। अंतरा ने रुद्र से कहा कि छोड़ो मुझे रुद्र, लेकिन रुद्र उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने फिर से पूछा, बताओ कौन था वह और तुम उसे कहाँ मिली थी। अंतरा ने उसे ताना मारते हुए कहा कि मेरे बारे में तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब गायत्री के साथ तुमने नाजायज रिश्ता बनाया था। अब तुम्हें मुझे सवाल करने का कोई हक नहीं है। अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी तुम्हारा पति हूँ। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों की बातों ने झगड़े का रूप ले लिया था। तभी रुद्र का फोन बजा, इसलिए उसे अंतरा को छोड़ना पड़ा। अंतरा अपने कंधे सहलाती तुरंत वहां से निकल गई। अंतरा भागती हुई अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब बता ना दे। अंतरा ने वार्ड का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर सिर्फ उसके मामा थे। अंतरा ने उनसे पूछा कि गायत्री दवाई लेकर आ गई। मुकुंद ने अंतरा से कहा कि नहीं बेटा। ये सुनकर अंतरा ने राहत की सांस ली। उसके बाद वह मुकुंद के बेड के पास बैठी और बास्केट में पड़े फ्रूट्स में से एक सेब उठाया। मुकुंद ने उसे पूछा कि रुद्र वापस नहीं आया। अंतरा ने सेब को छीलते हुए जवाब दिया कि उसे ऑफिस से कॉल आया था तो उसे निकलना पड़ा। उसने आपसे ये बोलने के लिए कहा है कि वह बाद में आपसे मिलने जरूर आएगा। ये सुनकर मुकुंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अंतरा से कहा कि बेटा तू खुशकिस्मत है जो तुझे इतना समझदार लड़का मिला है। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में रुद्र कितना समझदार है वह उसे अच्छी तरह से पता था। अंतरा ने सेब छीलकर अपने मामा को दिए और कहा कि यह खा लो, उसके बाद दवाई लेनी है। तब उसे एहसास हुआ कि अब तक गायत्री दवाई नहीं लाई थी। उसने मुकुंद से कहा कि आप ये खत्म करो, तब तक मैं दवाई लेकर आई। उसके बाद अंतरा ग्राउंड फ्लोर पर फार्मेसी पर गई। तभी अंतरा को मिस्टर शैडो का मैसेज आया कि उसने अकाउंट में और 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाई क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ एक हफ्ते की दवाइयों के बिल की रकम 24,000 थी। अंतरा दवाई लेकर वापस अपने मामा के वार्ड में गई। तब तक रात के 8 बज चुके थे। उसने अपने मामा के खाने पीने का इंतजाम देखा और अपने मामा से कहा कि मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। उसके बाद अंतरा वहां से निकल गई। होटल सहारा के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थी। अंतरा ने लिफ्ट में जाकर 6 नंबर दबाया। कुछ ही देर में छठे माले पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो बाहर निकलकर रूम 607 की तरफ बढ़ने लगी। अंतरा को मिस्टर शैडो कौन है ये जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बाया। उसके हाथ में हल्की सी कंपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर पहुंचते ही उसे आवाज आई, हाय अंतरा। अंतरा ने देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन आकाश की हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक लंबे आदमी का आकार दिख रहा था। क्या अंतरा जान पाएगी कि मिस्टर शैडो कौन है? क्या सच में ऐसा कोई शख्स था या फिर अंतरा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH6 दुविधा। हॉस्पिटल में अपने मामा के खाने पीने का इंतजाम देखकर अंतरा होटल सहारा के लिए निकली थी। मिस्टर शैडो ने उसे रात 9 बजे पहुंचने कहा था। अंतरा रूम 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बाया। उसके हाथ में हल्की सी कंपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर पहुंचते ही उसे आवाज आई, हाय अंतरा। ये वही आकर्षक आवाज थी जो कल पूरी रात उसके कानों में गूंजती रही। अंतरा ने देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन आकाश की हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक लंबे आदमी का आकार दिख रहा था। अंतरा को लगा कि उस आदमी की पीठ उसकी तरफ थी। उसके हाथ में एक ग्लास था, शायद वह ड्रिंक कर रहा था। अंदर आ जाओ, वहां क्यों खड़ी हो? उसने अंतरा से कहा। कुछ ही पल में अंतरा को पता चलने वाला था कि यह रहस्यमयी आदमी कौन है। अंतरा ने धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू किया। अंतरा के हर उठते कदम में उसके भविष्य की अनिश्चितता का बोझ था। पिछली रात इसी आदमी के साथ उसने कामुक खेल खेला था, लेकिन फिर भी अंतरा को पता नहीं था कि वह आदमी कैसा दिखता है। ऐसा शायद ही किसी लड़की के साथ हुआ हो। और उस एक रात के लिए अंतरा को 5 लाख रुपए मिले थे। ये सोचकर अंतरा को खुद पर ही व्यंग्यात्मक हंसी आ गई कि अपनी गरिमा को बेचकर उसे अच्छी खासी कीमत मिली थी। हेलो मिस्टर शैडो, मैं। अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले मिस्टर शैडो ने अपना हाथ ऊपर करते हुए ग्लास दिखाया और पूछा, वाइन लोगी? ये फ्रांस से मंगाई गई है। ये सुनकर अंतरा ने मना करते हुए कहा कि थैंक यू मिस्टर शैडो, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि अगर तुम ड्रिंक नहीं लेती तो फिर कल रात मेरे कमरे में आकर मेरे साथ सोई कैसे? ये सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह यही थी कि उसने काफी सारी वाइन पी ली थी। नशे में धुत होने के बावजूद भी उसे थोड़ा बहुत याद था कि कैसे वह मुस्कुरा रही थी और मिस्टर शैडो के संसर्ग में आकर कैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो से हिचकिचाते हुए कहा कि मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उससे आपका कोई नुकसान हुआ है तो मैं भरपाई करने को तैयार हूँ। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि हम और तुम कैसे मेरा नुकसान भरपाई करने का सोच रही हो मिसेज अंतरा आहूजा? ये सुनकर अंतरा ने पूछा कि आपको मेरा पूरा नाम भी पता है? अंतरा ने जल्दबाजी में ये पूछ तो लिया, लेकिन तुरंत ही उसे वह सवाल बेमतलब लगा, क्योंकि मिस्टर शैडो की हरकतों को देखकर लग रहा था कि वह कोई अनोखे आदमी है, इसलिए उसका का पूरा नाम जानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अंतरा के सवाल के जवाब में मिस्टर शैडो ने सिर्फ इतना कहा, जितना तुम खुद को भी नहीं जानती उससे ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ। इस आदमी का एक अलग ही तरह का प्रभाव था। हालांकि उसने ऐसा कुछ खास नहीं कहा था, फिर भी उसकी बातें सुनकर अंतरा के शरीर में हल्की थरथराहट आ गई थी।
अंतरा ने धीरे से कहा कि मिस्टर शैडो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आज आपने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मेरे मामा की जान नहीं बच पाती। मिस्टर शैडो ने जवाब में सिर्फ ओह कहा। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी दुविधा दूर करने के लिए मिस्टर शैडो से पूछा कि लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि आपने मुझे क्यों चुना है। मेरा मतलब है कि आपके ओहदे को देखते हुए आपके लिए जवान और खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगती होगी, लेकिन मैं तो अंतरा आगे बोलते हुए रुक गई। अंतरा कहना चाहती थी कि वह तो एक शादीशुदा औरत है जो कभी मां भी नहीं बन सकती, और इसीलिए उसकी सास और पति ने अस्वीकार करके घर से निकाल दिया है। इसलिए अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शैडो उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। अंतरा, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, कौन सी लड़की को चुनता हूँ, ये सब मेरा निजी मामला है, इसलिए मुझे तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस बार मिस्टर शैडो की आवाज में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। उनकी बात सुनकर अंतरा चकित रह गई और उसने मिस्टर शैडो से माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी मिस्टर शैडो। उसके बाद कुछ देर के लिए अंतरा खामोश रही। मिस्टर शैडो ने उसे पूछा, आर यू श्योर तुम्हें ड्रिंक नहीं चाहिए? अंतरा ने जवाब में सिर्फ नहीं कहा। अंतरा का जवाब सुनने के बाद मिस्टर शैडो धीरे से चलते हुए आगे बढ़ा और अंतरा के पास आकर रुका। अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर शैडो ने कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ उनकी कमर पर टॉवल बांधा हुआ था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद वह अभी अभी नहा कर निकले थे। मिस्टर शैडो ने झुककर अंतरा के कान में धीरे से कहा, अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं लेना तो फिर सीधा शुरू करें। ये सुनकर अंतरा के अंदर कंपन शुरू हो गई। मिस्टर शैडो अंतरा के माथे पर किस करने जा रहे थे, तब अपने आप अंतरा एक कदम पीछे चली गई और उसने कहा, मिस्टर शैडो, अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। मिस्टर शैडो ने फिर से अंतरा के नजदीक आकर कहा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अंतरा ने अपनी नजरें फेरते हुए मिस्टर शैडो से पूछा कि मैं चाहती थी कि पहले मेरा डिवोर्स हो जाए, क्या तब तक आप रुक सकते हो? अंतरा की बात खत्म होते ही मिस्टर शैडो की चौड़ी और गर्म हथेलियों ने अंतरा के नाजुक कंधों को पकड़ा और अपनी गहरी आवाज में मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम अभी भी अपने पति से वफादारी निभाना चाहती हो, जिसने तुम्हारी ही कजन के साथ नाजायज संबंध बनाए और दोनों ने मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस बात का अंतरा के पास कोई जवाब नहीं था। मिस्टर शैडो ने एक हाथ से अंतरा का कंधा पकड़ रखा था और दूसरे हाथ अंतरा की चिबुक पर रखकर उसका सर ऊपर उठाया। अंतरा हिचकिचा रही थी, लेकिन मिस्टर शैडो ने अपने होंठ अंतरा के गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे कोमल होंठों पर रख दिए। किस करते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा के कमनीय वक्षस्थल को अपनी छाती से लगा लिया। अंतरा को उनके हल्के गिले शरीर से शावर जेल की महक आ रही थी। मिस्टर शैडो के हाथों की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उनकी किस सौम्य थी। कुछ सेकंड्स बाद मिस्टर शैडो ने अपने होंठ अंतरा के होंठ से अलग किए और कहा कि अंतरा, जब तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम तैयार हो, उसी वक्त से हमारा समझौता यानी कि अग्रीमेंट लागू हो गया था, इसलिए अब से तुम मेरी हो। इतना कहकर वापस से मिस्टर शैडो ने अंतरा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंतरा की लंबी हथेली मिस्टर शैडो की चौड़ी और मजबूत छाती पर थी। उसे मिस्टर शैडो के दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे मिस्टर शैडो का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अंतरा को महसूस हो रहा था कि उनका शरीर लंबा और संतुलित था। अंतरा को एहसास हो रहा था कि मिस्टर शैडो की सांसें तेज हो रही थी। अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा कि कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन? मिस्टर शैडो ने अंतरा को तेज सांस लेते हुए जवाब दिया कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। ये बोलकर मिस्टर शैडो फिर से अंतरा के होंठों को चूमने लगा। उसकी किस धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसके साथ ही अंतरा की मिस्टर शैडो को खुद से दूर करने की कोशिशें भी कम होने लगी थी। फिर भी उसने कोशिश करते हुए मिस्टर शैडो से पूछा, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन हो तो हो सकता है कि कोई और इस बात का फायदा उठाकर आपकी जगह ले ले। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अंतरा आगे कुछ कहे उसके पहले मिस्टर शैडो ने अंतरा के होंठों का रस पीते हुए उसे स्वीट के बेडरूम में ढकेल दिया। एक और उन्मादित रात बीतने के बाद सुबह जब अंतरा की नींद खुली तब मिस्टर शैडो कमरे में नहीं था। अंतरा को पिछली रात की घटनाएं याद आ गई। उसने सोचा काश वह सब सपना हो, लेकिन उसके शरीर पर गहरे जामुनी रंग के निशान देखकर उसे समझ आ गया कि वह कोई सपना नहीं था। मिस्टर शैडो हकीकत में था और उसने अपने आप को मिस्टर शैडो को बेच दिया था, लेकिन अब सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अंतरा नहाकर तैयार हुई तब स्वीट की दूर बेल बजी। दरवाजे पर तन्वी थी। तन्वी ने अंदर आते ही अंतरा को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भनिरोधक दवाई का एक पैकेट दिया। अंतरा को पता था कि फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होने की वजह से वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने तन्वी को बोलकर मिस्टर शैडो के बारे में सब कुछ बताया और वह दवाई मंगवाई थी। अंतरा दवाई खा रही थी तब तन्वी अंतरा के फोन पर मिस्टर शैडो के टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ रही थी। सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद फोन नीचे रखकर तन्वी ने अंतरा से पूछा कि तेरा यह मिस्टर शैडो 50-60 साल का है क्या? अंतरा ने जवाब देते हुए तन्वी से कहा कि नहीं, वह जवान है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनकी उम्र रुद्र के आसपास की ही होनी चाहिए। तन्वी ने मिस्टर शैडो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिर उसकी हरकतें बुढ़ा वाली क्यों हैं? मेरा मतलब है कि 2022 में टेक्स्ट मैसेज कौन भेजता है? मेरे पापा भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। इतना बोलकर तन्वी ने उत्साहित होते हुए अंतरा से पूछा कि अच्छा ये तो बता कि वह दिखता कैसा है? अंतरा ने कहा कि पता नहीं, अंधेरा था इसलिए उनका चेहरा न बड़ी ये देख पाए। तन्वी ने पूछा कद काठी तो समझ में आई होगी। ये सुनकर अंतरा को मिस्टर शैडो के मजबूत हाथ और चौड़ी छाती याद आ गई। अंतरा ने अपने ख्यालों में ही जवाब दे दिया, लंबे चौड़े। तन्वी ने अंतरा की टांग खींचते हुए पूछा कि लेकिन उसे याद करके तेरे गाल शर्म से लाल क्यों हो गए हैं? अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अंतरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तन्वी ने अंतरा से कहा कि जो भी हो, उस आदमी के पास बहुत पैसा है और उसने तुझे 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। मुझे लगता है वो तुझे पसंद करता है। तन्वी की बात सुनकर अंतरा की पतली और लंबी उंगलियां बेचैनी से उसके कपड़ों को रगड़ने लगी।
उसने तन्वी से कहा, लेकिन मैं अभी भी शादीशुदा हूं तन्वी। तन्वी ने उससे दलील करते हुए कहा कि हाँ तो क्या हुआ? रुद्र ने तुझसे पूछकर गायत्री के साथ अफेयर शुरू किया था क्या? और वैसे भी भले ही तू इस मिस्टर शैडो के साथ रहना चाहे या ना चाहे, मेरे हिसाब से तो तुझे रुद्र से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए। इसलिए जल्दी से डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ताकि तुझे उस रुद्र की सड़ी हुई शक्ल न देखनी पड़े। तन्वी की बात सही थी। अंतरा को आहूजा खानदान और गायत्री के लिए जितना करना था कर लिया, अब उसे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके रुद्र से डिवोर्स ले लेना चाहिए। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर शैडो भी इसी का इंतजार कर रहा है कि कब तेरा डिवोर्स हो और वह तुझे प्रपोज करे। ये सुनकर अंतरा ने तन्वी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तन्वी ने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए कहा कि क्यों नहीं हो सकता? जरा ये सोच कि कोई आदमी किसी अजनबी को ऐसे ही लाखों रुपए थोड़ी देगा। अंतरा ने दलील करते हुए कहा कि वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझमें ऐसी क्या खास बात है। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, तो फिर उसने मुझमें ऐसा क्या देखा? तन्वी ने अपने कंधे उछालते हुए अंतरा से कहा कि पता नहीं, कभी कभी यह बहुत अमीर लोग होते हैं ना, उनके शौक भी अजीब और विकृत होते हैं। शायद तुम्हारे मिस्टर शैडो को भी शादीशुदा औरतें ही पसंद हो। तन्वी की इस बात ने अंतरा की उलझन और बढ़ा दी। अब तक वह मिस्टर शैडो से सिर्फ 2 बार मिली थी, लेकिन वह भी बहुत कम समय के लिए। इतने कम समय में मिस्टर शैडो की मानसिकता विकृत है ऐसा कुछ लगा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसने अंतरा को अपना चेहरा दिखाने से भी मना कर दिया था। अंतरा दुविधा में पड़ गई थी। जितना भी समय उसने मिस्टर शैडो के साथ बिताया था और उन दोनों के बीच जितनी भी बातें हुई थी, उससे उसे लग रहा था कि वह एक खानदानी शरीफ आदमी है, लेकिन दूसरी तरफ वह रहस्यमयी और डोमिनेटिंग भी था। आखिर कौन था मिस्टर शैडो? वह अंतरा को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था? आखिर क्या रहस्य था इस आदमी का? कहीं सच में वह कोई विकृत इंसान तो नहीं था जैसा कि तन्वी बता रही थी? क्या सच में वह अंतरा की मदद करना चाहता था या फिर यह कोई साजिश थी? जानने के लिए पढ़ें मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH7 असास। मिस्टर शैडो के साथ एक और रात गुजारने के बाद अंतरा उसके व्यक्तित्व के बारे में दुविधा में पड़ गई थी। एक तरफ उसे वह शरीफ आदमी लग रहा था तो दूसरी तरफ रहस्यमयी। वह अपनी दोस्त तन्वी के साथ इन सब के बारे में चर्चा कर रही थी। अंतरा काफी उलझ गई थी और परेशान हो रही थी। ये देखकर तन्वी ने बात को खत्म करते हुए कहा कि अच्छा, अब ज्यादा इन सब के बारे में मत सोच। तेरे मामा की सर्जरी हो गई और वह खतरे से बाहर है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब तक तन्वी को एक कॉल आ गया और वह वहां से निकल गई। अंतरा को भी अपने मामा को खाना पहुंचाना था, इसलिए वह भी हॉस्पिटल के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते से पौष्टिक खाना लिया और हॉस्पिटल पहुंची। अपने मामा के पास बैठकर अंतरा सेब काट रही थी। अंतरा की एक खूबी थी, वह जब भी सेब काटती थी तो उसकी पूरी छाल एक ही बार में बिना टूटे निकालती थी। ये देखकर मुकुंद ने अंतरा से कहा कि तेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सेब का छिलका निकालती थी। ये सुनकर अंतरा उसकी माँ के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी, इसलिए अंतरा के पास उसकी माँ की कोई यादें नहीं थी। उसने बस अपनी माँ की फोटो देखी थी, लेकिन उसके पिता की तो फोटो तक उसने नहीं देखी थी। उसके दोनों मामाओं ने उसके माँ बाप के बारे में उसे बताया था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी से पहले ही उसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पिता ने उसकी माँ को इस हालत में छोड़ दिया और विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए। शायद इसी सदमे की वजह से उसकी माँ चल बसी थी। अब मेरी बस 2 ही इच्छाएं हैं, तेरे और रुद्र के बच्चे को देख लूं और गायत्री की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। मुकुंद की आवाज सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आए। मुकुंद ने अंतरा को आगे कहा कि अगली बार जब रुद्र आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि अगर उसकी कंपनी में या उसके दोस्तों में गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। वह अपने मामा को कैसे बताती कि गायत्री के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द खुद रुद्र गायत्री से शादी करने वाला है। मुकुंद ने अंतरा से कहा कि और तुझे ऐसे रोज रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अपने घर के काम करेगी, फिर यहाँ भी आएगी तो रुद्र के साथ कब वक्त बिताएगी? गायत्री से कहना कि वहां जाया करे। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि उसके मामा अपनी बेटी को ठीक से पहचानते नहीं है, उसी की वजह से वह इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अंतरा ने मुकुंद को जवाब दिया कि गायत्री भी बिजी है। ये सुनकर मुकुंद ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा कि ऐसा भी क्या काम है? तुमने उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है तो अब उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वह भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ले। लेकिन अब भी तुम यहाँ रोज आती हो, लेकिन वह सिर्फ एक बार आई है। अंतरा ने अपने मामा को शांत करते हुए कहा कि मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ और अभी इन सब चीजों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी आपका ठीक होना है। अपने मामा के सामने उसने यही जताया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अंतरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा को ख्याल आया कि 3 दिन में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने रुद्र से शादी करके गलती की थी, इसलिए अब डिवोर्स लेकर रुद्र से अलग हो जाना ही सही फैसला था। वह रुद्र के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा के फोन उठाते ही रुद्र ने उद्धत लहजे में कहा, कल फिर तुमने किसी आदमी के साथ रात गुजारी ना? रुद्र की बात सुनकर अंतरा को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि अब मेरे पास वक्त है, एक काम करते हैं, फैमिली कोर्ट चलकर डिवोर्स फाइल करके अब किस्सा ही खत्म कर देते हैं ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनकर रुद्र भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अंतरा उसके इस सवाल से तंग आ गई थी। उसने कहा कि हाँ, मैं थी एक आदमी के साथ। मिल गया तुम्हें जवाब? ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, भूल गई हो तो याद दिलाऊं? अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वह भी स्वीकार कर लिया।
हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। अंतरा की यह बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नर्म पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना जाए। ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा कि यह मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। ये सुनकर रुद्र को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि देखो अंतरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम एक खूबसूरत औरत हो और आदमी होने के नाते मुझे पता है कि एक आदमी की सोच कैसी होती है। इसलिए रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बेसहारा हूं इसलिए वह आदमी मेरा फायदा उठा रहा है। ये सुनकर रुद्र ने कहा कि चलो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में तो उतरी। अंतरा, मैं समझता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी और उसने रुद्र से कहा कि मैं अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही, और अगर वह आदमी मेरा फायदा उठा रहा है तब भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि कल अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं मामा का ऑपरेशन नहीं करवा पाती और वह मर चुके होते। ये सुनकर रुद्र चौंक गया। उसने अपने भवें सिकुड़ते हुए अंतरा से कहा कि क्या तुमने अपने मामा की सर्जरी करवाने के लिए अपना शरीर बेचा? तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? क्या तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया है कि अपने पति से पैसे मांगने के बदले तुमने अपने जिस्म को बेचना ठीक समझा? ये सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा कि लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कॉल करके 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था और उल्टा जलील किया था। ये सुनकर रुद्र ने कहा कि हाँ तुमने मांगे थे, लेकिन मुझे लगा। इसके आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि जब अंतरा ने कॉल किया था तब उसने उसे इतने पैसे अर्जेंटली क्यों चाहिए थे इसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र ने कहा कि मुझे लगा कि तुम डिवोर्स के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रुद्र शांत हुआ और उसने अंतरा से धीरे से कहा कि जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। मुझे बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम तुरंत उसे उसका पैसा लौटा दो और मामला खत्म करो। ये सुनकर अंतरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रुद्र से कहा, मतलब तुम मुझे अभी सिर्फ इसलिए पैसे देना चाहते हो ताकि मैं उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म कर लूं? इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मामा गायत्री के पिता और तुम्हारे होने वाले ससुर है? ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा कि तुम्हें जो समझना हो समझो, मुझे तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। अंतरा ने रुद्र पर हंसते हुए कहा कि अकाउंट डिटेल्स? रुद्र आहूजा, तुम भूल गए हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारे घर की सब्जी खरीदने के लिए 500 रुपये भी मुझे तुम्हारी माँ से मांगने पड़ते थे। मेरे पास बैंक अकाउंट कहाँ से होगा? और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे अब तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। ये सुनकर गुस्से से रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया और उसने अंतरा से कहा कि ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बाद में जब तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए तब रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने फोन काटकर बेड पर फेंक दिया। रुद्र इतना गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें फूल गई थी। गायत्री जो थोड़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उसने रुद्र को नींबू पानी देते हुए कहा कि रुद्र, तुम इतना क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंतरा की फिक्र करते हो, लेकिन वह हमारे जितनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसे लोगों के गलत इरादों की समझ नहीं है। तुम नींबू पानी पियो और शांत हो जाओ, मैं कल अंतरा से बात करूंगी। रुद्र ने गायत्री के हाथ से ग्लास लिया और बेड पर बैठकर नींबू पानी पीने लगा। रुद्र ने हमेशा देखा था कि अंतरा एक आज्ञाकारी पत्नी रही थी। 4 साल की शादी में अंतरा ने कभी उसे न उल्टा जवाब दिया था, न ही कभी किसी बात का विरोध किया था। घर के कामकाज भी हमेशा खुशी से करती और यहाँ तक कि अंतरा ने दकियानुसी ख्यालों वाली उसकी माँ की भी रुद्र से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। रुद्र को गुस्सा इसीलिए आ गया था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि विनम्र स्वभाव की अंतरा अचानक से एक अलग ही व्यक्ति बन जाएगी और मुंह तोड़ जवाब देकर उस पर चिल्लाएगी। ठंडा नींबू पानी पीकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। गायत्री ने रुद्र के सर पर हाथ रखा और उसे हल्का मसाज देने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए गायत्री से कहा, बड़ी गायत्री, जितना अच्छे से तुम मुझे समझती हो उतना कोई नहीं समझता। काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मुझे अंतरा के साथ अपने 4 साल बर्बाद नहीं करने पड़ते। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हुए थे, और मैं समझती हूँ कि जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ इतना लंबा समय बिताना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री से कहा कि हम पर देखा जाए तो यह अंतरा के लिए भी आसान नहीं था। मैं इन 4 सालों में बहुत कम घर पर रहा हूँ और मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता हूँ। अंतरा ने इतनी जिल्लतें सहकर भी किसी भी तरह की कंप्लेंट किए बिना एक बीवी और बहू का फर्ज निभाया है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वह ज्यादा जोर देकर रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने सोचते हुए कहा कि तुम्हें पता है माँ ने अंतरा को एलिमनी में एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। अगर रुद्र की आंखें खुली होती तो उसे पता चलता कि उसकी यह बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने आगे गायत्री से कहा कि लेकिन अंतरा ने इतने साल एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां निभाई हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूँ। जब तक उसे धन का काम नहीं मिलता तब तक एटलीस्ट उसका गुजारा तो चले। क्या कहती हो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री के हाथ रुक गए। उसने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आखिर वह मेरी भी तो बहन है। आज मैं जो हूँ वो सब उसकी वजह से ही बन पाई हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुमने अंतरा को पैसे दिए तो जब मम्मी जी को पता चलेगा तो वह नाराज हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वह पैसे तुम मुझे दे दो, मैं चोरी छिपे वह पैसे अंतरा को पहुंचा दूंगी। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए गायत्री से कहा कि तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। एक काम करते हैं, अंतरा को 5 नहीं 10 लाख ही दे देते हैं। मैं कल तुम्हें देता हूँ, तुम उसे पहुंचा देना।
ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम। इतना कहकर उसने रुद्र के बालों में प्यार से अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपने हाथ गायत्री के गोरे गाल पर से नीचे सरकाते हुए उसकी लंबी गर्दन को अपनी तरफ खींचा और दोनों ने एक दूसरे को पैशनेटली किस किया। इसी के साथ गायत्री धीरे से रुद्र की गोद में चढ़कर बैठ गई। गायत्री के टच में खो जाते हुए रुद्र ने अपने हाथ से लाइट्स की स्विच ढूंढकर बंद की और उसके बाद उस अंधेरे कमरे से सिर्फ उन दोनों की आहें सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नो 607 में अंतरा मिस्टर शैडो के आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो के रात के आने का समय काफी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वह नहीं आया था। अंतरा ने अपना फोन उठाया और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आज मिस्टर शैडो का फोन बंद क्यों आ रहा था? कहीं अंतरा उस पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर रही थी? जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH8 नया वार्डरोब। होटल सहारा के रूम नो 607 में अंतरा मिस्टर शैडो का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो के रात के आने का समय काफी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वह नहीं आया था। अंतरा ने अपना फोन उठाया और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद भी जब मिस्टर शैडो नहीं आया तो अंतरा ने सोचा कि बहुत लेट हो गया है, इसलिए शायद मिस्टर शैडो आज नहीं आएंगे। अंतरा ने सोने का फैसला किया और बेड पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसने हर तरफ करवटें बदलकर कोशिश कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजर बेड के सामने बनाए गए कबर्ड्स पर पड़ी। वह 3 दिन से यहाँ रह रही थी, लेकिन उसने ठीक से होटल सहारा के इस स्वीट को ठीक से देखा तक नहीं था। वह बेड से उठी और कबर्ड्स के पास गई। कांच के दरवाजे वाले कबर्ड्स में अलग अलग तरह की शराब की बोतलें सजाकर रखी हुई थी। कबर्ड में चारों तरफ लगी छोटी छोटी लाइट्स अलग अलग रंग की बोतलों पर पड़ने की वजह से वह और सुंदर दिख रही थी। वैसे तो अंतरा ड्रिंक नहीं करती थी और न ही उसे शराब के बारे में ज्यादा जानकारी थी, लेकिन बोतलों को देखकर उसे अंदाजा हो रहा था कि उस कबर्ड में रखी हर एक बोतल काफी महंगी होगी। उसमें ज्यादातर वाइन की बोतलें थी, इसलिए अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो को वाइन ज्यादा पसंद होगी। शराब के कबर्ड के पास में वार्डरोब था। अंतरा ने वार्डरोब के स्लाइडिंग डोर को सरकाया। उसे लगा था उसमें मिस्टर शैडो के कपड़े होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर वह हैरान हो गई। वार्डरोब के अंदर फीमेल ड्रेसेस थे और वार्डरोब के सबसे नीचे अलग अलग तरह के लेडीज फुटवेयर थे। अंतरा वह सब देख रही थी, तब उसके फोन पर मैसेज टोन बजा। उसने तुरंत जाकर अपना फोन उठाया और मैसेज पढ़ा, सारे कपड़े तुम्हारी साइज के हिसाब से बने हैं। और मैसेज के नीचे लिखा था, द शैडो। मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई देने के लिए मैसेज टाइप करना शुरू किया, लेकिन कुछ शब्द टाइप करने के बाद उसने डिलीट कर दिया और फिर हिचकिचाते हुए मिस्टर शैडो को कॉल डायल किया। रात के 2 बज गए थे, फिर भी मिस्टर शैडो ने तुरंत फोन उठाकर कहा, हाय अंतरा। वही मोहक और दिलकश आवाज अंतरा के कान में गूंजी। अंतरा ने हल्का सा घबराते हुए कहा कि मैंने कपड़े देखे, थैंक यू। इतना बोलने में भी अंतरा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम्हें सब पसंद आया? मिस्टर शैडो की आवाज आई। अंतरा ने कहा, हाँ पसंद आया। वो सोच रही थी कि दुनिया में कौन सी ऐसी औरत होगी जिसे नए कपड़ों से भरा पूरा वार्डरोब पसंद नहीं आएगा, लेकिन अंतरा ने अपनी जिंदगी में कभी इतने कपड़े लेने के बारे में सोचा तक नहीं था, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर ही काम पर लग गई थी। गायत्री की विदेश की पढ़ाई का खर्चा ही इतना ज्यादा था कि वह अपने लिए पैसे खर्च करने का सोच भी नहीं सकती थी। और जब उसकी रुद्र से शादी हुई तब उसे कमाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना रईस खानदान होने के बावजूद भी अंतरा की सास इतनी लोभी थी कि हर छोटी मोटी चीजों के लिए उसे अपनी सास से पैसे मांगने पड़ते थे। उसकी सास हर एक पैसे का हिसाब मांगती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंतरा अपने मैके वालों को चोरी छिपे पैसे ना दे दे। कहने को तो अंतरा एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO की बीवी थी, लेकिन घर में उसकी औकात किसी नौकर से ज्यादा नहीं थी। अंतरा इस तरह से सोच में डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मिस्टर शैडो से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अचानक स्वीट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। तब वह अपने ख्यालों से बाहर आए और उसे एहसास हुआ कि वह फोन पर थी। उसने अपना फोन नीचे रखते हुए आवाज लगाई, कौन है? अंतरा बेडरूम में थी, इसलिए उसे दिख नहीं रहा था कि रूम में कौन आया था इस वक्त और कौन हो सकता है। अंतरा को मिस्टर शैडो की धीमी आवाज सुनाई दी। उसके बाद वह बेडरूम के दरवाजे से अंदर आया। अंतरा ने देखा कि मिस्टर शैडो ने अपने सर से लेकर नाक तक एक मास्क पहना हुआ था। वह समझ गई कि अपने चेहरे को छुपाने के लिए मिस्टर शैडो ने ऐसा किया है। अंतरा के नजदीक पहुंचते ही उसके नाजुक कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उसके चेहरे के नजदीक आते हुए मिस्टर शैडो ने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर रात तक मेरा इंतजार करोगी। अंतरा अब तक मिस्टर शैडो से इतनी नजदीकियों की आदी नहीं हुई थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि मैं आपका इंतजार नहीं कर रही थी। मिस्टर शैडो ने अपना सर पीछे करते हुए कहा कि अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी तो मेरा टेक्स्ट मिलते ही तुरंत मुझे कॉल क्यों किया? मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ यह कहा, लेकिन उसने अंतरा को जवाब देने के लिए जोर नहीं दिया। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि यहाँ आओ। अंतरा ने धीमी आवाज में कहा कि बहुत देर हो चुकी है, क्या आज हम सो जाए? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ कपड़े चुनने के लिए वार्डरोब के पास ले जा रहा था, तुमने क्या समझा? अंतरा ने अपनी जबान को काटते हुए कहा कि कुछ नहीं। मिस्टर शैडो ने उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधा वार्डरोब के पास ले गया और कहा कि एक औरत के पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए। अंतरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि मैंने जितनी भी बार तुम्हें देखा था, या तो तुमने सलवार सूट पहन रखा था या जीन्स और कुर्ती। मुझे लगता है कि इन सब ड्रेसेस में तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने वार्डरोब में अलग अलग हैंगर में लगे कपड़ों में अपना हाथ घुमाया और उसमें से एक हैंगर बाहर निकाला जिसमें बेज कलर का ड्रेस था। ये कलर अंतरा के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता था। मिस्टर शैडो ने वह ड्रेस अंतरा को देते हुए कहा कि जाकर चेंज कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अभी। मिस्टर शैडो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ, अभी। और फिर आगे कहा कि अगर तुम्हें ये ड्रेस ट्राई नहीं करना है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो का क्या मतलब था। उसने मिस्टर शैडो के हाथ से ड्रेस लिया और हड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। अंतरा को जाता हुआ देखकर मिस्टर शैडो मुस्कुराते हुए नीचे झुककर अंतरा के ड्रेस पर सूट करने वाली हील्स ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बाथरूम में मिस्टर शैडो के बिंदास रवैये से विपरीत अंतरा ड्रेस पकड़कर बाथटब के किनारे पर बैठी थी। वह शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वह मिस्टर शैडो के सामने होती थी तब वह अनाड़ी की तरह क्यों पेश आने लगती थी। अंतरा उसके हाथ में पके ड्रेस को देख रही थी। वह ड्रेस काफी सुंदर और स्टाइलिश था। जब उसने वार्डरोब खोला था तो उसे सबसे ज्यादा यही ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर शैडो भी उसके लिए बिल्कुल यही ड्रेस पसंद करेंगे। वह ये सोच ही रही थी तब बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हुई आवाज से अंतरा चौंक गई। मिस्टर शैडो की आवाज आई, अंतरा। बाथरूम के अर्धपारदर्शी कांच के दरवाजे के बाहर मिस्टर शैडो की आकृति दिख रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें अंदर गए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अगर कपड़े बदलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं अंदर आकर मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अंतरा हड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई और कहा कि नहीं नहीं, बस हो गया। मिस्टर शैडो ने कहा ठीक है, फिर तो अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार करता हूँ। अंतरा ने जल्दी से कपड़े बदले और बाथरूम के आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। अंतरा का शरीर संतुलित था। वह ड्रेस उस पर खूब जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्रेस अंतरा के नाप के मुताबिक ही बनाया गया हो। अंतरा के वक्षस्थल बड़े और कमनीय थे। उसकी कमर पतली थी और उसने पहने स्कर्ट का घेरे की वजह से उसकी कमर और ज्यादा पतली लग रही थी। स्कर्ट की झालर अंतरा के घुटनों के थोड़ा ऊपर तक थी जिससे उसके पतले और लंबे पांव दिख रहे थे। अंतरा उस ड्रेस में और ज्यादा सौम्य लग रही थी। बाहर मिस्टर शैडो अंतरा के लिए हील्स अपने हाथ में पके इंतजार कर रहा था। उस हील्स में एक डायमंड लगा था और उसकी एड़ियां नुकीली थी। अंतरा बाथरूम से बाहर आई तो उसे देखकर मिस्टर शैडो के हाथों से हील्स नीचे गिर गई। अंतरा को देखकर उसका मुंह थोड़ी देर के लिए खुला रह गया। मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, मिस्टर शैडो ने ट्रांस से बाहर आकर अंतरा से कहा। उसके बाद मिस्टर शैडो ने धीरे से अंतरा के पास आकर उसका हेयर क्लच खोल दिया, जिससे अंतरा के बंधे हुए काले घने बाल नीचे गिरे। अंतरा के बाल लंबे समय से बंधे हुए होने की वजह से खुलते ही थोड़े घुमावदार हो गए थे, जिससे उसका चेहरा और नाजुक और छोटा दिख रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा के बालों में हल्के से हाथ घुमाते हुए कहा कि रुद्र आहूजा की नजर कमजोर है। ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ सवालिया नजर से देखा और पूछा, मतलब? मिस्टर शैडो ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास बहुत कीमती हीरा था जिसे उसने पत्थर समझकर फेंक दिया। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह पत्थर ही किस्मत वाला हो जिसका कोई ही रे की तरह ख्याल रखना चाहता हो। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के कुछ उलझे बालों को ठीक करते हुए पूछा कि तुम मेरी परख पर संदेह कर रही हो। अंतरा ने कहा कि नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हीरे से की जाए। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम हीरा हो तो तुम हो। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा के माथे पर धीरे से किस किया और फिर आगे कहा कि अगर तुम थोड़ा मेकअप करोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। अंतरा को मिस्टर शैडो का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मास्क के अंदर चमकती हुई उनकी आंखें दिख रही थी। उनकी आंखों में भी उनकी आवाज की तरह एक गहराई थी। अंतरा ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। ये देखकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जवाब में अंतरा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, हम कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, अब तुम्हारे मामा कैसे हैं? अंतरा ने कहा, पहले से काफी बेहतर है। इतना कहकर अंतरा ने आगे कहा कि मिस्टर शैडो, एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए तो मैं कोई काम ढूंढकर धीरे धीरे करके आपने दिया हुआ सारा पैसा लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे बोलते रोक लिया और कहा कि तुम जानती हो अंतरा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये तुम्हें पता है। ये सुनते ही अंतरा के अंदर फिर से वही घबराहट आ गई, लेकिन मिस्टर शैडो ने उसे पकड़कर धीरे से बेड पर लेटाया और लाइट्स ऑफ कर दी। और फिर उसने अंतरा के माथे पर प्यार से किस किया। उसके बाद धीरे से नीचे आते हुए उसके नाक पर किस किया। उसके बाद अंतरा के नर्म कानों पर और फिर होठों से किस करते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा के लंबे गले को चूमना शुरू किया। इस बार अंतरा के अंदर विरोध कम हो गया था, लेकिन फिर भी उसने मिस्टर शैडो से कहा कि अब तो आपने लाइट भी बंद कर दी है, अब आप अपना मास्क क्यों नहीं उतार देते? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि सॉरी अंतरा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने फिर से अंतरा को चूमना शुरू कर दिया और अब उनकी किसेस ज्यादा कामुक हो गई थी। अंतरा भी धीरे धीरे अपना खुद पर काबू खो रही थी। मिस्टर शैडो ने रुकावट बन रहे अपने कपड़ों को दूर कर दिया। मिस्टर शैडो, शुश। मिस्टर शैडो ने अंतरा को रोक दिया। मिस्टर शैडो में अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले अपनी चौड़ी हथेली से अंतरा की आंखों को ढक दिया और उसे चुप कराते हुए कहा कि पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, मुझे फील करो अंतरा। अंतरा ने कहा कि लेकिन ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मिस्टर शैडो। ऐसी कौन सी बात थी जो अंतरा मिस्टर शैडो को बताना चाहती थी?
वैसे तो अंतरा के बारे में मिस्टर शैडो को सब कुछ पता था, तो ऐसा क्या था जो उससे भी छिपा हुआ था? क्या अंतरा का ऐसा कोई राज था जो किसी को पता नहीं था? जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH9 गायत्री का प्लान। मिस्टर शैडो ने अंतरा को एक बेज कलर का ड्रेस पहनने कहा था। अंतरा उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मिस्टर शैडो खुद को रोक नहीं पाए और उसे बेड पर लेटाकर चूमना शुरू कर दिया था। तब अंतरा ने उसे कहा था कि आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है। मिस्टर शैडो ने बिना रुके अंतरा से पूछा, क्या बात है? अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मिस्टर शैडो, मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मिस्टर शैडो रुक गया। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने आगे कहा कि इसी वजह से मेरा डिवोर्स होने वाला है। ये कहते हुए अंतरा के दिल में काफी दर्द हुआ। वो सोच रही थी कि मिस्टर शैडो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तभी उसने धीरे से अंतरा के कानों के पास आकर कहा कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वैसे भी मिस्टर शैडो का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि अंतरा उसके अधीन हो जाती थी। ब्लैंकेट के अंदर दो शरीर का खेल चलता रहा। अंतरा ने अपनी 4 साल की शादी में ऐसी रातें कभी नहीं गुजारी थी जैसी मिस्टर शैडो के साथ बीत रही थी। दूसरी तरफ आहूजा निवास में थोड़ा अलग माहौल था। सुबह रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी गायत्री उसके पास आए और कहा कि आज ऑफ ले लो ना। कितने लंबे समय के बाद अब हम एक साथ हैं, मेरे साथ घर पर रहो ना। रुद्र ने टाई बांधते हुए कहा कि तुम्हें पता है ऑफिस में कितना काम है। गायत्री ने रुद्र की टाई ठीक करते हुए कहा कि वैसे नेवी ब्लू सूट में बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉइज तुम्हारे आसपास मंडराने लगेगी। रुद्र ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे ही आज काफी सारी मीटिंग्स हैं, इसलिए फीमेल एम्प्लॉइज पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलेगा, सो चिंता मत करो, तुम सेफ हो। भले ही यह बातें मजाक में हो रही थी, लेकिन गायत्री के लिए यह फिक्र करने वाली बात तो थी ही, क्योंकि गायत्री ने खुद भी तो यही किया था। रुद्र की कंपनी में जॉब मिलने के बाद वो रुद्र की केबिन में काम के लिए बार बार जाया करती थी और फाइल्स एक्सचेंज करने के बहाने उसके हाथ को छू लेती थी। फिर काम के टेक्स्ट मैसेजेस के साथ साथ दोनों की थोड़ी पर्सनल बातें होने लगी और फिर धीरे धीरे गायत्री ने रुद्र से कहा था कि उसे बिल्कुल उसके जैसा लड़का पसंद है। एक आदमी को इससे ज्यादा और क्या हिंट चाहिए? और उसके बाद तो दोनों के बीच कोई हद नहीं रही थी। गायत्री के लिए उसके पेट में पल रहा बच्चा रुद्र से शादी करके आहूजा खानदान की बहू बनने का जरिया था। गायत्री ने अपने ख्यालों से बाहर आकर रुद्र से पूछा कि क्या तुम अंतरा की बात मानकर सच में पापा को हमारे बारे में नहीं बताओगे? गायत्री के लहजे में साफ नाराजगी समझ आ रही थी। रुद्र के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने गायत्री का हाथ टाई से हटाया और अपने कफ को एडजस्ट करते हुए गायत्री से कहा कि इसमें मुद्दा अंतरा की बात मानना नहीं है, मुद्दा तुम्हारे पापा की तबीयत का है। अगर हमारे बारे में जानकर उन्हें सदमा लगा और उन्हें फिर से कुछ हो गया तो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने दलील करते हुए कहा कि लेकिन तुम दोनों का डिवोर्स होने ही वाला है, इसलिए आज नहीं तो कल पापा को पता चलना ही है। और अंतरा मां नहीं बन सकती, यह सच्चाई है, इसलिए पापा को भी यह बात समझनी पड़ेगी ना। गायत्री की यह बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा कि तुम जिसकी बात कर रही हो वह तुम्हारे पापा हैं। अगर उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? ये सुनकर गायत्री को एहसास हुआ कि उसके दिल की बातें उसकी जबान पर आ गई थी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। रुद्र अंतरा की बात मानने राजी हो गया था, इसलिए वह नाराज थी। गायत्री ने तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लाते हुए कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक बेटी को अपने बाप की फिक्र न हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी पजेसिव हो जाती हूँ। ये सुनकर रुद्र ने भी गायत्री को किस करते हुए कहा कि डोंट वरी, जैसे ही तुम्हारे पापा थोड़े स्टेबल हो जाएंगे तो मैं डिवोर्स ले लूंगा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद गायत्री स्टडी रूम में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने कमरे की चीजें इधर उधर फेंक दी तो कुछ चीजें तोड़ दी। उसे लगा था कि रुद्र के दिल में अंतरा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन न ही वो उसकी बात मानकर लोगों से अपने रिश्ते को छुपाना चाहता था, यहाँ तक कि अंतरा को 10 लाख रुपए भी देना चाहता था। थोड़ी देर बाद गायत्री शांत हुई। उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तब उसका ध्यान रुद्र के टेबल पर गया। टेबल पर रुद्र का फोन पड़ा था। गायत्री ने फोन उठाया और वह रुद्र को फोन देने के लिए निकल रही थी। 2 कदम चलने के बाद उसे एक ख्याल आया और वह रुक गई। उसने कुछ सोचा और फिर तय कर लिया कि उसे क्या करना है। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ चुका था। होटल सहारा में अंतरा की भी नींद अभी अभी खुली थी। मिस्टर शैडो के साथ बीत रही रातें उसके लिए काफी थकावट भरी होती थी, लेकिन फिर भी कम समय में उसकी नींद पूरी हो जाती थी और सुबह 8 बजते ही उसकी नींद खुल जाती थी। हमेशा की तरह मिस्टर शैडो जा चुका था और अंतरा अकेली थी। खिड़की के पर्दे खोलते ही अंदर आने के लिए सूरज की बेताब किरणें फर्श से टकरा गई। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। अंतरा ने अपना फोन देखा। उसमें मिस्टर शैडो का एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था, क्या आज रात तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि होटल के इस स्वीट में किचन भी है। अंतरा बेडरूम से निकलकर किचन में गई। इतने दिनों में वह पहली बार किचन में आई थी। किचन में बर्तन से लेकर गैस स्टोव तक सब सामान था। घर जैसी ही सहूलियत देखकर अंतरा हैरान रह गई। किचन में एक फ्रिज भी था। अंतरा ने उसका दरवाजा खोलकर अंदर देखा। फ्रिज के अंदर भी सब्जी, अंडे वगैरह सारी चीजें मौजूद थी। ये सब देखकर अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो लंबे समय से होटल में ही रहते होंगे, मगर क्यों? क्या उनका कोई घर नहीं था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पैसे वाले आदमी के पास अपना घर न हो? लेकिन अंतरा को पता था कि उनसे ये पूछने का मतलब नहीं था, क्योंकि वह हमेशा यही कहते थे कि वक्त आने पर वह अपने बारे में सब कुछ बताएंगे।
मिस्टर शैडो को लेकर वैसे ही अंतरा के मन में काफी सवाल थे, ये कुछ सवाल और उस लिस्ट में जुड़ गए। अंतरा मिस्टर शैडो को कॉल करने जा रही थी लेकिन फिर रुक गई। उसने सोचा कि शायद वह बिजी होंगे, इसलिए उसने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपको क्या खाना है। तभी सामने से तुरंत रिप्लाई आया, जो भी तुम अच्छा बनाती हो वह बना देना। अंतरा छोटी थी तब उसके घर में कोई औरत न होने की वजह से बचपन में ही उसने खाना बनाना सीख लिया था। और 4 साल उसकी तानाशाह सास के साथ रहकर तो अंतरा हर तरह का खाना बहुत कम समय में बना लेती थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को वापस एक मैसेज भेजा, ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं खाते हो या आपको सूट ना करता हो। तो मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, नहीं। अंतरा ने अपना फोन साइड पर रख दिया और खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने मामा के लिए खाना बनाया और खाना लेकर हॉस्पिटल गई। वहां उन्हें खाना देकर थोड़ी देर उनसे बातें की और उसके बाद फिर वह होटल आने के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते से रसोई की सामग्री, थोड़े मसाले और रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें खरीदी। जब वह वापस होटल पहुंची तब दोपहर हो चुकी थी। अंतरा ने लाया हुआ सारा सामान किचन में सेट किया और उसके बाद लॉन्ड्री बिन में मिस्टर शैडो के कुछ शर्ट्स पड़े थे, उसे अंतरा ने अपने हाथों से धोया और उसे वो बालकनी में रखे स्टैंड पर सुखा रही थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रुद्र का नाम देखकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुरंत फिर से फोन बजा। अंतरा ने तंग आकर फोन उठाकर कहा, अब क्या है रुद्र। सामने से आवाज आई, रुद्र नहीं, उसकी होने वाली बीवी बोल रही हूँ। गायत्री की आवाज सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई और कहा कि तुमने मुझे रुद्र के फोन से कॉल क्यों किया। रुद्र ने तुम्हें अपना फोन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि रुद्र मेरा होने वाला पति है, इसलिए मैं उसका फोन यूज कर रही हूँ, तुम्हें इससे कोई तकलीफ है। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि वह उसे जलाना चाहती है। अंतरा ने उसे कहा कि मुझे इससे क्यों तकलीफ होने लगी, उल्टा अब तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबको यूज करना तो तुम्हारी आदत है। खैर, मेरे पास तुम्हारी यह सब बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अगर कोई काम की बात है तो बोलो वरना मैं फोन रख रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर गायत्री सीधा मुद्दे पर आए और कहा कि तुम अभी घर आ जाओ। ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई और उसने पूछा, क्यों, किस लिए। गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। 4 साल की कैद में रहकर अस्पिंजरे से आजाद होने के बाद अंतरा ने फैसला कर छोटी ही यह था कि वह उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी, ताकि वहां पर रह रहे लोगों की घिनौनी शक्लें उसे देखनी न पड़े। लेकिन बात उसके पूरी तरह से आजाद होने की थी। एक बार वह डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देगी तो कम से कम उसका रुद्र और गायत्री से पीछा तो छूटेगा। ये सोचकर उसने आहूजा निवास जाने का फैसला किया। और फिर अब अंतरा को मिस्टर शैडो के लिए रात का खाना भी बनाना था, इसलिए उसे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना था। वह तुरंत तैयार हुई और होटल से बाहर निकलकर टैक्सी ली। पौने घंटे बाद वह आहूजा निवास पहुंची। अंतरा घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास मधु और गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मधु गायत्री के लिए ऑरेंज छिल रही थी। गायत्री मधु से कह रही थी कि अरे मम्मी जी बस हो गया, पेट भर गया मेरा। और मधु उसे समझाते हुए कह रही थी कि अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा, एक ऑरेंज से क्या होगा, अभी ठीक से फ्रूट्स नहीं खाएगी तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। अंतरा अभी अपनी सास का बिल्कुल उल्टा ही रूप देख रही थी, क्योंकि उसे ऐसा एक भी दिन याद नहीं आ रहा था जब मधु ने उससे इतने प्यार से बात भी की हो। इस बात को साबित करते हुए अंतरा को देखकर मधु के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अंतरा पर चिढ़ते हुए उसने कहा कि तू फिर आ गई, तेरे जैसी बेशर्म औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये सुनकर अंतरा का भी पारा चढ़ गया और उसने मधु से कहा कि मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ बुलाया गया है इसलिए आई हूँ। ये सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, बुलाया गया है, तुझे यहाँ बुलाने की किसकी इतनी हिम्मत हुई। गायत्री ने मधु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मैंने बुलाया है, वह डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाना था, इसलिए। इतना कहकर गायत्री उठी और अंतरा के पास जाकर ढोंग करते हुए उसने कहा कि और तुम गुस्सा मत हो बहन, मम्मी जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल उन्हें मेरी फिक्र है। वह क्या है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे पेट में पल रहे आहूजा खानदान के वारिस की जान खतरे में आ गई थी, इसलिए मम्मी जी तुमसे थोड़ा नाराज है, बाकी उनका दिल बिल्कुल साफ है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, तुम इसकी तरफदारी मत करो गायत्री बेटा, खुद तो 4 साल तक मुझे पोते का सुख दे नहीं पाए, और जब हमें वारिस मिलने वाला है तब नजर लगाने चली आई है यहाँ। ये सुनकर गायत्री ने मधु से कहा कि मम्मी जी आप शांत हो जाए, और अंतरा मां नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है। अब अगर भगवान ही नहीं चाहता कि इसे औलाद का सुख मिले तो इसमें वह भी क्या कर सकती है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने कहा कि गायत्री बेटा तुम सच में बहुत भोली हो, इसने तेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुझे इसमें अच्छाई ही दिख रही है। अंतरा खड़े खड़े सास और उसकी होने वाली बहू का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर उब गई थी। उसने कहा कि पहले मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वह खत्म कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को मेरी और मुझे आप लोगों की शक्लें ना देखनी पड़े, उसके बाद आप दोनों आपस में सास बहू खेलते रहना। ये सुनकर मधु अंतरा की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन गायत्री ने उसे इशारे से रोक दिया और मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा कि रुद्र को एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वह चला गया है, पर अग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अंतरा ने बिना कुछ जवाब दिए सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। उसके पीछे पीछे गायत्री भी ऊपर गई। गायत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगर सिर्फ डिवोर्स एग्रीमेंट ही साइन करना था तो गायत्री उसकी सास के सामने भी करवा सकती थी, वह अंतरा को अकेले में क्यों लेकर जा रही थी। जानने के लिए पढ़े मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। CH10 परेशान। गायत्री ने अंतरा को डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए आहूजा निवास बुलाया था। अंतरा को घर आया हुआ देखकर मधु आहूजा चिढ़ गई थी और उसने अंतरा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। अंतरा ने भी मधु को उल्टा जवाब दे दिया था, जिससे मधु और गुस्सा हो गई थी।
बात आगे बढ़ने से पहले गायत्री ने अंतरा से कहा था कि अग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में पड़ा है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। उसके बाद दोनों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया था। अंतरा आगे थी और गायत्री पीछे। गायत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अंतरा चुपचाप सीढ़ियां चढ़ रही थी। इस घर में उसने 4 साल गुजारे थे, इसलिए वह घर के कोने कोने से वह वाकिफ थी। फिर भी गायत्री उसे उसी के बेडरूम का रास्ता दिखाने साथ आ रही थी। ये सोचकर अंतरा को हंसी आ गई। कमरे में पहुंचने के बाद गायत्री ने वार्डरोब से अग्रीमेंट निकालकर अंतरा के हाथ में दिया और कहा कि एक बार ध्यान से पढ़ लेना, इसमें लिखी टर्म्स एंड कंडीशन से अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो साइन कर देना। अंतरा ने देखा कि उस गड्डी में बहुत सारे पेपर्स थे। उसमें लिखी हुई शर्तों पर अंतरा ने ऊपर ऊपर से नजर घुमाई। उसमें यही बात पर जोर दिया गया था कि आहूजा खानदान की जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन उससे अंतरा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे उनके पैसों में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। अंतरा ने गायत्री से पूछा, पेन कहाँ है? गायत्री ने बेड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस टेबल पर। अंतरा गायत्री को गुस्से से घूरने लगी। उसे समझ आ रहा था कि गायत्री उसे जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन अंतरा को उसके साथ बहस करके बात को लंबा नहीं करना था, इसलिए वह चुपचाप बेड की दूसरी तरफ गई। वहां पर साइड टेबल पर एक लाल रंग का वेडिंग इनविटेशन कार्ड पड़ा था और उसके ऊपर एक पेन पड़ी थी। अंतरा ने पेन उठाई और अग्रीमेंट पर जहां जहां उसका नाम लिखा था सब जगह साइन किया और अग्रीमेंट वापस गायत्री को देते हुए कहा, अब खुश? गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि तुमने अच्छा किया जो बिना कोई ड्रामा किए साइन कर दिया। पता है, रुद्र तो तुम पर मेंटल हैरेसमेंट का केस करके तुम पर 1 करोड़ रुपए का दावा करने वाला था कि तुम उसे बच्चा नहीं दे पा रही हो। मैंने बहुत समझाया, तब जाकर उसने अपना इरादा बदला। गायत्री की यह बात सुनकर अंतरा ने कहा, अच्छा, तुम तो सच में महान हो। गायत्री ने अंतरा से कहा कि ये तो मेरा फर्ज था। आखिर मैं अपनी बेघर बहन को इतनी बड़ी रकम जोड़ने के लिए दरबदर की ठोकरें खाते कैसे देख सकती हूँ? इसके जवाब में अंतरा ने गायत्री से कहा कि तो अब क्या मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? गायत्री ने अंतरा से कहा कि इतनी बड़ी परेशानी से तुम्हें बचाया है तो एक थैंक यू बनता है ना दीदी। अंतरा ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा एक और काम करोगी प्लीज? रुद्र से कहना कि अगर उसे मुझसे पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए वह खुद मेरे सामने आकर बात करे, ऐसे बुजदिलों की तरह तुम्हारे जरिए धमकियां न दे। इतना बोलकर अंतरा ने दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। वह अब एक और पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहती थी। अंतरा बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि गायत्री ने उसे आवाज देकर रोका और कहा कि 1 मिनट अंतरा। गायत्री की आवाज सुनकर अंतरा रुक गई और उसकी तरफ मुड़ी। गायत्री ने उसकी तरफ आते हुए कहा कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं और रुद्र अगले महीने शादी कर रहे हैं। अंतरा ने पूछा कि तो इसमें मुझे बताने की क्या जरूरत है? गायत्री ने दिखावा करते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, आखिर तुम मेरी फैमिली जो हो। इतना कहकर गायत्री ने आगे कहा कि अरे हाँ, तुम्हारी शादी से पहले तुम मेकअप आर्टिस्ट थी ना, तो मेरी शादी के सारे फंक्शंस में मेरा मेकअप तुम क्यों नहीं करती? तुम्हें अच्छा खासा पैकेज दूंगी, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। वैसे भी अभी तो तुम्हारी हालत फटीचर वाली होगी। गायत्री की बात सुनकर अंतरा ने ताना मारते हुए कहा कि अरे तू मुझसे मेकअप करवाना चाहती है? तेरे बच्चे को तो मुझसे खतरा था ना। गायत्री ने कहा कि तू चाहकर भी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो रुद्र तेरी जान ले लेगा। और सोच, अगर ऐसा हुआ तो तेरे मामा का क्या होगा? तू उसे खाना नहीं पहुंचाएगी तो वह तो भूखा मर जाएगा। ये सुनकर अंतरा को गुस्सा आया और उसने गायत्री से कहा कि अपने पिता के बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? गायत्री ने अंतरा से कहा कि वह मेरा बाप बनने के लायक नहीं है। उसने जिंदगी में किया ही क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, उसकी सैलरी 20,000 के आगे कभी बड़ी नहीं होगी, उतने में तो मेरे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते। मैं तो चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द मर जाए, वरना आहूजा खानदान की बहू बनने के बाद मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? गायत्री की बात खत्म हुई ही थी कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी थी। उसने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उसका खुद का हाथ भी कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था। अंतरा ने गायत्री से कहा कि तू जानवर से भी बदतर है, गलती से इंसानों में पैदा हो गई है। और एक बात समझ ले, अब से सिर्फ मैं मामा की बेटी हूँ, तेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। अंतरा का थप्पड़ पड़ने की वजह से गायत्री का गाल लाल हो गया था, उसकी आंखों में पानी आ गया था। इत्तेफाक से जब अंतरा ने गायत्री को तमाचा मारा उसी वक्त मधु भी कमरे में आई थी। उसने बस ये देखा था कि अंतरा ने गायत्री को थप्पड़ मारा। मधु को बहुत गुस्सा आया और उसने अंतरा को मारने के लिए गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, तेरी यह हिम्मत? लेकिन अंतरा ने मधु का हाथ पकड़ लिया और झटकते हुए कहा कि अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ कि आपकी तानाशाही बर्दाश्त कर लूंगी। ये सुनकर मधु की आंखें चौड़ी हो गई। अंतरा ने आगे कहा कि और आपकी होने वाली बहू को समझा देना कि आगे से कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं सिर्फ थप्पड़ पर नहीं रुकूंगी। इनता कहकर अंतरा वहां से निकल गई। अंतरा का ये रूप देखकर मधु थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसे कोसने लगी। अंतरा आहूजा निवास के आंगन से बाहर निकल रही थी, तब उसे घर के अंदर से अपनी सास की दबी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वह उसे कमीनी, मनहूस, उल्टा और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। थोड़ी देर बाद अंतरा जब होटल सहारा वापस पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। पूरे स्वीट में खाने की महक फैल गई थी। अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो को अंधेरे में रहना पसंद है, इसलिए उसने एक छोटी लाइट को छोड़कर स्वीट की बाकी सारी लाइट्स बंद ही रखी थी। कुछ देर बाद डिजिटल लॉक खुलने की आवाज आई और मिस्टर शैडो अंदर आया। आज भी उसने मास्क पहना था। अंतरा ने मिस्टर शैडो के पास जाकर कहा कि खाना तैयार है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप एक बार टेस्ट कर लो, अगर आपको पसंद ना आए तो कुछ और बना देती हूँ।
अंतरा ने अपनी बात पूरी ही की थी तब अचानक से मिस्टर शैडो ने उसे खींचकर गले लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ अंतरा। अंतरा ने जवाब में कहा कुछ भी तो नहीं। मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे पता है तुम रोई थी। ये कहते हुए मिस्टर शैडो अंतरा को बेडरूम में लेकर आया। अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि पहले हम खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि होने दो। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को अपनी गोदी में बिठाया और उसकी चिबुक पर हाथ रखकर धीरे से उसका सर उठाया और आगे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने परेशान किया है। ये सवाल सुनकर अंतरा को आज जो कुछ आहूजा निवास में हुआ था वही याद आ गया। अंतरा ने धीरे से अपना सर मिस्टर शैडो के चौड़े कंधे पर रखा और उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि दरअसल ऐसी कोई खास बात नहीं है। अपने 4 साल की शादी में मैंने अपनी सास के जितने जुल्म सहे हैं उनके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने पूछा हम, और जवाब में अंतरा ने कहा कि मैंने हमेशा यही सुना है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी थी, लेकिन मेरे मामा ने वैसे ही बहुत तकलीफों के साथ मुझे पाला था, इसलिए मैं उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। और आज मैं गायत्री से कहकर आई हूँ कि मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे मामा के जिंदा रहते क्या यह मुमकिन है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा कि अंतरा, जिंदगी का दूसरा नाम विकल्प है। तुम्हें एक या दूसरा विकल्प चुनना पड़ता है। शायद अब तक तुमने दूसरों के बारे सोचकर विकल्प चुने थे, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ। अब तुम खुद के बारे में सोचकर ही विकल्प चुनना। ये सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे कोई बुजुर्ग उसे सलाह दे रहा है। उसने मिस्टर शैडो से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मिस्टर शैडो ने कहा कि बिल्कुल। अंतरा ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बात तुम्हें किसी बुजुर्ग जैसी लगी इसलिए ऐसा पूछ रही हो। ये सुनकर अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने कहा कि मुझे पता है कि आपको खुद के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आपको जवाब देना जरूरी नहीं है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, गुड गर्ल। इतना बोलकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के माथे पर किस किया और फिर कहा कि अब सवाल पूछने की मेरी बारी है। ये सुनकर अंतरा ने घबराते हुए मिस्टर शैडो की तरफ देखा और हाँ, मैं अपना सर हिलाया। मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या तुम अब भी रुद्र आहूजा से प्यार करती हो? सच सच बताना। अंतरा के लिए इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। मिस्टर शैडो के सवाल से अंतरा के दिमाग में रिवाइंड का बटन दब गया था और वह 4 साल पीछे चली गई थी। शादी से पहले अंतरा और रुद्र एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। असल में शादी से पहले उन दोनों की एक भी बार बातचीत नहीं हुई थी। उन दोनों की शादी एक इत्तेफाक था। अंतरा एक कॉफी शॉप में काम करती थी। रुद्र के दादा धर्मेंद्र आहूजा वहां पर किसी से मिलने आए हुए थे और अचानक वो वहां बेहोश हो गए थे। अंतरा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई थी और उनकी जान बच गई थी। होश में आते ही उन्होंने रुद्र को अंतरा से शादी करने के लिए कह दिया। ये सुनकर न सिर्फ रुद्र और उसके घर वाले पर अंतरा भी चौंक गई थी। डॉक्टर ने रुद्र और उसकी फैमिली से कहा था कि रुद्र के दादा यानी कि धर्मेंद्र को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसलिए रुद्र को भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी थी। और दूसरी तरफ गायत्री को विदेश पढ़ाई करने भेजने के लिए अंतरा को पैसों की जरूरत थी जो धर्मेंद्र आहूजा ने दिए थे, इसलिए उनके एहसान तले दबकर अंतरा ने भी हाँ कर दी थी। शादी के बाद भी रुद्र उसके साथ सिर्फ काम से काम रखता था। सब अंतरा से कहते थे कि वक्त के साथ रुद्र भी बदल जाएगा और उससे प्यार करने लगेगा। इसलिए अंतरा ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की, लेकिन रुद्र के दिल में कभी उसके लिए जगह नहीं बनी। इसलिए देखा जाए तो अंतरा ने भी कभी रुद्र से प्यार नहीं किया था। लंबे समय तक अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हें भी मेरे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये सुनकर अंतरा ने कहा, थैंक यू। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें कभी भी मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा की पतली और लंबी उंगलियों से खेलते हुए कहा कि अंतरा, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना सीखना पड़ेगा। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई और फिर बात को बदलते हुए मिस्टर शैडो के सामने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप मुझे कब तक अपने साथ रखने वाले हो? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखा। अंतरा जवाब का इंतजार करते हुए मिस्टर शैडो की तरफ देख रही थी। मिस्टर शैडो के जवाब से अंतरा को झटका लगेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अलगी सुबह अंतरा को एक कॉल आने वाला था जिससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली थी। मिस्टर शैडो का क्या जवाब होगा? अगले दिन किसका कॉल आने वाला था? अंतरा ऐसा क्या सुनने वाली थी जिससे उसे झटका लगने वाला था? अब और क्या बुरा होना बचा था अंतरा के साथ? जानने के लिए पढ़ें मिस्टर शैडो ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी मिस्टर शैडो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।